भाई, किस्मत देख रहे हो। अभी अभी मुझे क्रिएटर वाली पावर्स मिली ही थी कि अगले दिन डॉक्टर ने मेरी जिंदगी का द एंड लिख दिया। बोलता है चौथे स्टेज का पेट का कैंसर है। अब यमराज को नॉट टुडे बोलने के लिए मैंने अपने पुराने पुश्तैनी बगीचे को ही एक छोटी सी दुनिया बना डाला। मैंने सोचा कि अगर इवोल्यूशन की स्पीड बढ़ा दूं तो शायद ये नन्हे लोग कोई ऐसी दवाई बना ले जिससे कैंसर ठीक हो जाए। अब ये बेचारे छोटे छोटे लोग जब इस चौकोर दुनिया को देखते हैं तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। उन्हें लगता है कि दुनिया सच में चपटी है और मैं यानी उनका भगवान कोई लाखों फुट लंबा दाना हूँ। मतलब, भाई का स्वैग देख रहे हो। जब भी कोई सिविलाइजेशन मेरी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती तो मैं सीधा रीसेट बटन दबाकर सबका पत्ता काट देता हूँ। मैंने हर सिविलाइजेशन के हीरो को एक सवाल पूछने का मौका दिया है, और जब भी वो मुझसे पूछते हैं कि प्रभु आपने ये दुनिया कितने दिन में बनाई, तो मुझे अपनी वो 7 दिन की खुदाई याद आ जाती है जो मैंने फावड़ा चला कर की थी। बस तभी से इन पागलों के बीच एक कहानी फैल गई कि भगवान ने पूरी कायनात सिर्फ 7 दिन में खड़ी कर दी थी। इन लोगों को क्या पता कि इनके ये बड़े बड़े साम्राज्य असल में एक मामूली से सेल से शुरू हुए थे। मैंने अपने बगीचे के 100 एकड़ के एरिया में एक नकली समंदर बनाया, नमक डाल डाल कर पानी को खारा किया, और फिर उन सेल्स के बंटने की स्पीड को 10,000 गुना बढ़ा दिया। यानी यहाँ मेरा एक दिन गुजरता और वहाँ 10,000 साल बीत जाते भाई। कसम से पूरी इंटरस्टेलर वाली वाइब आ रही थी। 5वें दिन जाकर कहीं पानी में छोटे छोटे जीव दिखने शुरू हुए। समंदर इतना गंदा होने लगा कि मुझे फौरन उनके जीन पर पाबंदी लगानी पड़ी ताकि ये जीव जरूरत से ज्यादा बड़े न हो जाएं। छठे दिन की दोपहर हो चुकी थी। पिछले 5 दिनों तक उन बोरिंग एक सेल वाले कीड़ों को देखने के बाद आखिरकार समंदर में मल्टी सेल्युलर जीव दिखने लगे। भाई साहब, यहाँ सब कुछ इतनी तेज हो रहा था जैसे किसी ने डिस्कवरी चैनल की डॉक्यूमेंट्री को 2x स्पीड पर चला दिया हो। कुछ ही सेकंड्स में नई प्रजातियां पैदा हो रही थी और अगले ही पल उनका राम नाम सत्य हो रहा था। लेकिन जैसे ही सूरज डूबा, वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरे इस छोटे से सैंडबॉक्स वर्ल्ड में पहली बार महाप्रलय यानी मास एक्सटिंक्शन आ गई। यहाँ की 12 घंटे की रात का मतलब था पूरे 5,000 सालों का घना अंधेरा। अब जब धूप ही नहीं होगी तो बेचारे पेड़ पौधे क्या खाक जिएंगे। देखते ही देखते सब के सब मरकर समंदर की गहराई में समा गए। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे उधार मांगने पर दोस्त गायब हो जाते हैं। लेकिन तभी मरे हुए पौधों के ढेर के बीच से एक चींटी के साइज का नीले रंग का पत्ता बाहर निकला। इस सातिर पौधे ने सूरज का इंतजार करने के बजाय चांद की रोशनी से ही अपना सेटिंग कर लिया था। इसे कहते हैं असली जुगाड़, जो सूरज की गैर मौजूदगी में चांद की किरणों से फोटोसिंथेसिस कर रहा था। मैं तो दंग रह गया और इसका नाम मैंने रखा लेन इनकाउ। हाँ भाई, मुझे पता है कि लेखक ने नाम दूसरे मानुआ से चेपा है, पर अब जो है सो है। इस लेन इनकाउ ने पहली महाप्रलय को सफलतापूर्वक झेल लिया और अगले कुछ सेकंड्स में ये किसी वायरस की तरह तेजी से इवोल्व होने लगा। इसने पूरे समंदर की सतह को कमल के पत्तों की तरह ढक लिया ताकि रात के अंधेरे में चांद की हर एक बूंद को सोख सके। 1 घंटा और बीता और इसने विकास के हजारों साल पार कर लिए। देखो इस्लान इन काओ को कैसे मजे से तैर कर आ रही है और सबको निगल रही है। भाई, इसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इस घुप अंधेरे समंदर में इस अकेली घास ने अपना पूरा खानदान और इकोसिस्टम बसा लिया। इसे देखकर मुझे भी थोड़ा राइटर वाली फीलिंग आई, तो मैंने अपनी काली नोटबुक निकाली और इसके पहले पन्ने पर लिख दिया अनुजी। मतलब भाई, दुनिया ऐसी बदली कि सूरज डूबा तो फिर 5,000 सालों तक निकला ही नहीं। सोचो, 99% समुद्री जीव तो ऐसे साफ हो गए जैसे बोर्ड एग्जाम के बाद बैक बेंचर्स की उम्मीदें। बस ये लान इनका हुई इस अंधेरे समंदर की असली डॉन बनी रही। मैं तो पूरी रात जागकर बस यही इंतजार कर रहा था कि अब इस समंदर से कौन सा अजूबा बाहर निकलेगा। लेकिन भाई, जैसे ही 7वें दिन की सुबह हुई, किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि सब बर्बाद हो गया। ये बेचारी घास जिसे हल्की चांदनी में रहने की आदत थी, सूरज की तेज रोशनी देखते ही ऐसे जलने लगी जैसे गर्म तेल में पकौड़े। एक ही झटके में इनका मास एक्सटेंशन शुरू हो गया। लेकिन भाई, असली हीरो वही है जो हार न माने। दोपहर होते होते एक 5 कोने वाली लान इनकाओं ने म्यूटेशन करके मौत को चकमा दे दिया। सूरज की गर्मी सहने के लिए इसने कुछ ही मिनटों में हजारों पीढ़ियां बदल डाली और देखते देखते पूरा समंदर काले नील रंग की 5 कोने वाली घास से भर गया। ये देखकर तो मैं भी इमोशनल हो गया और इस नई प्रजाति का नाम रख दिया जी झाओ काओ। फिर अपनी नोटबुक का दूसरा पन्ना पलटकर मैंने लिख दिया गुआंग वूजी। दुनिया में अचानक से वक्त बदल गया और जज्बात भी बदल गए। सूरज ऐसा चढ़ा कि पूरे 5,000 साल तक उतरने का नाम ही नहीं लिया। मतलब इतनी गर्मी की नरक भी इसके सामने एसी वाला कमरा लगे। बेचारी पुरानी डॉन लैन इंघास इस तपन को झेल नहीं पाई और उसका पूरा खानदान ही साफ हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि जब बड़े खिलाड़ी मैदान छोड़ते हैं तो छोटे वाले चौके मारते हैं। कमजोर सी दिखने वाली जी झाओ घास ने मौके पर चौका मारा और अचानक से तरक्की करके इस नए युग की हीरो बन गई। 7वीं रात आने तक ये जी झाओ घास समंदर की गहराइयों में मजे से चिल कर रही थी, मानो 5,000 साल की इस भयंकर धूप का उस पर कोई असर ही न हुआ हो। उधर समंदर के अंदर पेड़ पौधों ने फोटोसिंथेसिस कर करके इतना ऑक्सीजन भर दिया कि नए जानवरों के पैदा होने के लिए एकदम परफेक्ट पार्टी वाला माहौल सेट हो गया। फिर क्या था, छोटे छोटे सिंगल सेल वाले जीवों ने अपनी औकात बदली और काले रंग के ढाल वाले कीड़ों जैसे दिखने वाले जीव समंदर के स्टेज पर पहली बार नजर आए। मुबारक हो, समंदर के जानवरों ने आखिरकार इतिहास के पन्नों पर अपनी ग्रैंड एंट्री मारी दी।
इन्हें देखकर मेरे चेहरे पर वैसी ही सुकून वाली मुस्कान आई जैसे किसी थके हुए आशिक को अपनी महबूबा को देख कर आती है। एक दिन और एक रात जागने की वजह से मेरा शरीर जवाब दे चुका था, तो मैं सीधा अपने कमरे में गया और मुर्दे की तरह बिस्तर पर जा गिरा। जब आंख खुली तो सैंडबॉक्स की दुनिया का 8वां दिन चल रहा था। मैंने देखा कि समंदर में अब इतनी मारामारी और कंपटीशन बढ़ गया था कि कुछ जानवरों ने सोचा, भाई यहाँ दाल नहीं गलेगी, चलो जमीन पर किस्मत आजमाते हैं। और बस ये एम्फीबियंस बनकर बंजर किनारों पर अपनी गृहस्थी बसाने लगे। मैंने तुरंत अपनी काली नोटबुक निकाली और इस तीसरे युग का पूरा कच्चा चिट्ठा लिख डाला। कैसे बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव अपनी भारी भरकम खाल के दम पर समंदर के गुंडे बने हुए थे। लेकिन उनकी ये दादागिरी ज्यादा दिन नहीं चली। रीढ़ की हड्डी वाले स्मार्ट जीव आए और अपनी फुर्ती के दम पर उन्हें धूल चटाकर नए बॉस बन गए। अब ये जीव समंदर से बाहर निकलकर एक बहुत लंबे समय तक राज करने वाले थे। ये सब लिखकर मैंने चुपचाप अपनी डायरी बंद कर दी। हालांकि ये नन्हे जीव अब जमीन पर अपना जलवा दिखाने ही वाले थे, लेकिन अभी भी इनके अंदर अक्ल यानी इंटेलिजेंस आने में काफी लंबा रास्ता तय करना बाकी था। पता नहीं और कितना इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए मैंने अपना शातिर दिमाग चलाया और सोचा कि क्यों ना अपना ही खून इसमें टपका दूं। लेकिन फिर मेरे अंदर का सावधान इंडिया वाला भूत जाग गया और मैंने सोचा, भाई इतना रिस्क लेना ठीक नहीं है। तो मैंने डिसाइड किया कि पहले किसी और के जीन से एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं सीधा चिड़ियाघर पहुंच गया और कॉलेज के प्रोजेक्ट का झूठा बहाना बनाकर एक गोरिल्ला के खून का सैंपल ले आया। अबे ये कौन सा कॉलेज है जो चिड़ियाघर से खून मांगता है। खैर, जब मैं वापस अपने बागान पहुंचा तो वो विशाल मिनी सैंडबॉक्स तो पूरी तरह से बदल चुका था। वहाँ पहाड़, हरियाली, अजीबोगरीब पेड़ और नदियों में तैरते जानवर आ चुके थे। मैंने इस बड़ी सी लैब में से एक कीड़े जैसी शक्ल वाले जीव को चुना और उसे 1 मीटर के छोटे से टेस्टिंग एरिया में डाल दिया। जैसे ही मैंने उसमें गोरिल्ला का खून डालकर टाइम की स्पीड बढ़ाई, भाई साहब तबाही मच गई। खून के रिजेक्शन की वजह से 2 दिन के अंदर ही करोड़ों कीड़े मर गए। लेकिन जो बच गए वो असली बाहुबली थे। उनका खून गोरिल्ला के साथ एकदम फिट बैठ गया था और मैं उनका नाम रखा चोंगयुआन। ये दिखने में तो काफी हद तक इंसानों जैसे थे, पर इनकी पीठ पर काले रंग का एक मजबूत कवच था। यहाँ के 2 दिन बीते, पर उस सैंडबॉक्स के अंदर पूरे 20,000 साल गुजर चुके थे। अब वहाँ जंगल इतने घने हो गए थे कि पेड़ बादलों को छू रहे थे और बड़े बड़े शिकारी पैदा हो गए थे। मतलब समझ लो कि जुरासिक पार्क वाला खौफनाक दौर शुरू हो चुका था। इनमें सबसे बड़ा जानवर वो था जिसके सिर पर काला गोल चक्का था, जिसका साइज मैंने एक बिल्ली जितना सेट कर रखा था। अब मैंने अपने इन चोंग युआन कबीले वालों को दक्षिण की एक हरी भरी घाटी में छोड़ दिया, ये देखने के लिए कि इस खतरनाक दुनिया में ये चोंग युआन क्या। अब देखते हैं कि ये नन्हे मुन्ने सर्वाइव कैसे करते हैं। मैंने अपने इस सैंडबॉक्स की टाइम स्पीड को बढ़ाकर सीधा एक दिन बराबर 100 साल कर दिया। अगले दिन जब मैं सोकर उठा तो सबसे पहले भागकर अपने सैंडबॉक्स को चेक किया। भाई साहब, नजारा देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। इन छोंग युआन वालों ने तो अपनी छोटी मोटी बस्तियां बसा ली थी और आपस में चौंच लड़ाने के लिए अपनी टूटी फूटी भाषा भी बना ली थी। लेकिन एक दिक्कत, ये लोग जरूरत से ज्यादा ही कमजोर थे। अब यार 20,000 साल पुराने सड़े हुए जीन लेकर ये आज के जमाने के खतरनाक दानवों का मुकाबला कैसे करेंगे। ये तो वही बात हो गई कि आप नोकिया 1100 लेकर पबजी खेलने की कोशिश कर रहे हो। अब इतनी मेहनत से इन्हें पाला पोसा है तो इन्हें ऐसे ही कुत्ते की मौत मरते हुए तो नहीं देख सकता। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इनके लिए सभ्यता की थोड़ी आग सुलगा दी जाए। मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करके एक छोटा सा बोनसाई का पेड़ और सुई की नोक जैसा पतला लेकिन बहुत ही मजबूत अलॉय का एक बड़ा सा हथियार ऑर्डर कर दिया। जब तक ये सामान मेरे पास पहुंचा तब तक 1.5 दिन बीत चुका था, जिसका मतलब है कि सैंडबॉक्स की दुनिया में पूरे 150 साल निकल गए। अब छोंग युआन की आबादी इतनी कम हो चुकी थी कि ये लोग लगभग विलुप्त होने की कगार पर थे। हैरानी की बात यह है कि मुझे ये देखकर थोड़ा सुकून मिला। भाई अगर ऐसे नरक जैसे माहौल में भी ये 150 साल तक टिक गए तो इसका मतलब है कि इन बंदों में दम तो है। अब मैंने टाइम स्पीड को घटाकर नॉर्मल किया और खुद सैंडबॉक्स के अंदर कदम रख दिया। वहां का नजारा तो एकदम किसी हॉरर फिल्म जैसा था। चारों तरफ टूटी फूटी झोपड़ियां और लाशें बिखरी पड़ी थी। लोग पागलों की तरह चीख रहे थे, भागो यहाँ भी नहीं छुप सकते, वो आंट जुआ आ गए, हमें जिंदा रहना होगा। बेचारे बच्चे और औरतें बदहवास होकर भाग रहे थे। उनकी शक्ल पर साफ दिख रहा था कि वो इस नरक से हार मान चुके हैं। और वो मर्द छोंग युआन जो अपनी छाती पीटकर हीरो बन रहे थे वो अब तक बन चुके थे। अब उन बेचारे झोंग युआन वालों को देखो, वो उन डार्क क्लो नाम के शिकारियों के लिए मानो फ्री का बुफे बन गए थे। हर तरफ खून की ऐसी पिचकारियां उड़ रही थी कि मुझे भी थोड़ा बुरा लगने लगा। पर जैसे ही मैंने अपने भारी भरकम कदम आगे बढ़ाए, पूरी धरती ऐसे हिली जैसे किसी ने जोर का झटका दिया हो। उस पुराने जंगल के सारे जानवर अपनी जान बचाकर ऐसे भाग रहे थे जैसे कहीं फ्री की सेल लगी हो। मेरी चाल के सामने पहाड़ भी मैदान बन गए और कुछ बड़े बड़े जानवर तो ये समझ भी नहीं पाए कि आखिर उनके ऊपर गिरा क्या, और सीधा यमराज के पास पहुंच गए। जो डार्क क्लॉ उन लाशों को मजे से चबा रहे थे। मैंने बस चलते चलते एक पैर रखा और उनका कीमा बन गया। अब ये छोटे छोटे झोंग युआन मुझे ऊपर बादलों को छूता देख पागल हो रहे थे। उनके सबसे बड़े 100 मीटर वाले मॉन्स्टर से भी मैं 10,000 गुना बड़ा जो था। वो डर के मारे चिल्ला रहे थे कि ये कैसा प्राचीन दानव है जिसने उन डरावने डार्क क्लो को एक झटके में मसल दिया। मैं उनकी भाषा अच्छे से समझ पा रहा था, पर उनकी हैरानी से मुझे क्या फर्क पड़ता है। उनके लिए तो मैं सीधा क्रिएटर यानी भगवान जैसा था। सब अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, पर तभी एक छोटा बच्चा जिसके अंदर शायद किसी साउथ की फिल्म का हीरो छुपा था, वो हिम्मत जुटाकर ऊपर मेरी तरफ देखने लगा। वो रोते हुए चिल्लाया, ए बड़े राक्षस, क्या तू भी हमें खाने आया है? तूने मेरे मम्मी पापा और सबको मार दिया, हम इतने कमजोर क्यों हैं?
मुझे उस नन्हे झोंग युआन की ये हिम्मत देखकर थोड़ी हैरानी हुई। इस कीड़े मकोड़े वाले बंदर की बहादुरी देखकर भाई का दिल पिघल गया और मैंने सोचा कि चल बेटे, आज तेरी ही किस्मत चमकाते हैं। मैंने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और उस नन्हे से जीव को अपनी हथेली पर उठा लिया। अब उस बेचारे छोटे से बंदर के तो तोते उड़ गए। उसका दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। उसके लिए मेरा हाथ किसी अंतिम मैदान जैसा था और वो खुद मेरी हथेली की एक मामूली सी लकीर जितना छोटा था। जब उसने गर्दन उठाकर ऊपर देखा तो उसे मेरी आंखें आसमान में चमकते दो खूंखार सूरज जैसी लगी। अब भाई ने अपना असली चेहरा इन सैंड बॉक्स वाले नमूनों से छुपा रखा था ताकि मेरा जलवा बना रहे, इसलिए उन्हें बस एक धुंधली सी रोशनी वाली धुंधली सूरत ही दिख रही थी। मैंने उस पिद्दी से जीव को अपनी हथेली पर टिकाया और एकदम शांति से पूछा, जिल्गामेश, क्या तू ये सब बदलना चाहता है? ये सुनते ही वो नन्हा बंदर थरथर कांपने लगा और अपनी फटी हुई आवाज में चीखा, अरे भाई साहब, आप तो बात भी कर सकते हो। इस दुनिया में इतना विशालकाय जाइंट और वो भी इतना अक्लमंद। पर एक सेकंड, आपने मेरा नाम ये जिल्गामेश क्यों रखा है? मैंने उसे अपनी आंखों के और करीब लाया और बिल्कुल कूल होकर जवाब दिया, देख छोटे, नाम होना ही अक्लमंद होने की पहली पहचान है। ये सुनकर जिल्गामेश मेरी हथेली पर ही एक्साइटेड हो गया और बोला, जब हम दोनों बात कर सकते हैं और हम दोनों के पास दिमाग है तो तू हमें बचा क्यों नहीं लेता? तू तो इतना पावरफुल और इतना महान है, फिर हमें ऐसे ही क्यों छोड़ रखा है? देखो भाई, चाहे पेड़ पौधे हों या जानवर, मेरे लिए सब एक बराबर हैं। तो मैं सिर्फ तुम्हें बचाने का ठेका क्यों लूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास थोड़ा सा दिमाग है? ये सुनकर अपना गिलगामेश एकदम सन्न रह गया, जैसे किसी ने उसकी पसंदीदा बिरयानी छीन ली हो। वो मायूस होकर चिल्लाने लगा कि अगर बचाना ही नहीं था तो फिर आप हमारे पास आए क्यों? देखो छोटे, सीधी सी बात है, तुम्हें कोई बचाने नहीं आने वाला और ये मसीहा बनने वाले ख्वाब देखना छोड़ दो। अपनी नैया खुद पार लगानी पड़ती है। पर हाँ, मैं तुम्हें सिविलाइजेशन यानी सभ्यता का वो तरीका सिखा सकता हूँ जिससे तुम अपनी जान खुद बचा सको। मैंने गिलगामेश को अपनी हथेली पर बिठाया और भाई उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। पहली बार वो इतनी ऊंचाई से इस विशाल दुनिया को देख रहा था, जैसे किसी ने उसे सीधे ड्रोन की छत पर बिठा दिया हो। नीचे बड़े बड़े पहाड़ और नदियां ऐसे लग रहे थे जैसे कोई छोटा सा नक्शा हो। पैर के नीचे जानवर ऐसे भाग रहे थे जैसे सेल के चक्कर में भीड़ भागती है। ये नजारा जितना जादुई था उतना ही डरावना भी। इतनी खतरनाक पावर देखकर उसकी तो हवा टाइट हो गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, ये सिविलाइजेशन आखिर किस चिड़िया का नाम है? अब यार, इस नन्हे मुन्ने को मैं कैसे समझाता कि ये क्या बला है? फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और एकदम भारी आवाज में बोला, सिविलाइजेशन एक आग है, ये नॉलेज है, एक सिस्टम है और सबसे बढ़कर ये वो पावर है जिससे तुम जैसे कमजोर अपनी रक्षा कर सकते हो। पावर का नाम सुनते ही गिलगामेश की आंखों में वैसी चमक आ गई जैसे किसी को पड़ा हुआ बटुआ मिल गया हो। मैंने उसे अपने कंधे पर बिठाया और वापस उस बड़ी वाली घाटी की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर मैंने अपने बैग से 60 सेंटीमीटर का एक छोटा सा जिंको पेड़ निकाला और उसे मिट्टी में गाड़ दिया। अब भाई, हमारे लिए तो ये घर के कोने में रखने वाला छोटा सा पौधा था, पर इन पिद्दू जैसे लोगों के लिए ये बादलों को चीरता हुआ कोई जादुई पेड़ बन गया था। ऊपर की तरफ देखो तो कोहरा ही कोहरा था और इसकी विशाल टहनियों का कहीं कोई अंत ही नहीं दिख रहा था। अगर तुम्हें वाकई सिविलाइजेशन की पावर चाहिए तो ये साबित करके दिखाओ। तुम्हारी हिम्मत और अकल का टेस्ट लेने के लिए मैंने एक तगड़ा प्लान बनाया। मैंने अपनी बनाई हुई लोहे की आरी वाली तलवार और तेल में डूबी एक माचिस की तीली को उस पेड़ की चोटी पर रख दिया। फिर थोड़ा सोचा और वहां ताकत का खून यानी वो चींटी वाला कैप्सूल भी पटक दिया, जो मेरे पिछले एक्सपेरिमेंट का फालतू कचरा था। अब बारी थी थोड़े भारी भरकम ड्रामे की। मैं अपनी आवाज को एकदम भारी और भगवान टाइप बनाकर बादलों की तरह गूंजते हुए कहा, ये तुम्हारी सभ्यता के 3 अनमोल खजाने हैं। पहला है इंसाफ की तलवार, जो तुम्हें उन जंगली जानवरों से अलग बनाएगी जो सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करना जानते हैं, क्योंकि असली अक्लमंद वही है जो हथियारों का इस्तेमाल करना जानता हो। दूसरा है मसाल, क्योंकि आग ही वो चीज है जो तुम्हें अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाएगी। और तीसरा है ये ताकत का खून, जो वीर इसे पीकर इसके असर को झेल गया वो बेमिसाल ताकत का मालिक बनेगा, और जो नहीं झेल पाया वो सीधा ऊपर वाले को प्यारा हो जाएगा। अगर अपनी प्रजाति की किस्मत बदलनी है तो इस मशाल के बुझने से पहले पेड़ पर चढ़ो और ये तीनों खजाने हासिल कर लो। इतना बोलकर मैंने उस नन्हे से कीड़े जैसे जेरगा को जमीन पर छोड़ दिया। वो तो बेचारा मुझे देख कर ही सदमे में था और मैं वहां से बड़े बड़े कदम भरते हुए निकल गया। जैसे ही मैं अपने बगीचे से बाहर आया, मैंने अपने सैंड बॉक्स वाले सिस्टम की स्पीड 100 गुना बढ़ा दी। अब मेरे लिए जो माचिस की तीली कुछ सेकंड में राख होने वाली थी, इन छोटे जीवों के लिए वो कई दिनों तक जलने वाला सूरज बन गई। मैंने अपनी दूरबीन उठाई और नजारा देखने लगा। वो छोटा सा जेरगा बड़े ही मजबूत इरादे के साथ पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। मेरी तेज दुनिया के हिसाब से उसकी मूवमेंट इतनी फास्ट थी कि बस धुंधली सी परछाई दिख रही थी। वो बेचारा चंद सेकंड के अंदर ही हजारों बार नीचे गिरा होगा। फिर वो पूरी जान लगाकर ऊपर चढ़ने लगा। हमारे सैंडबॉक्स वाले जिल्गामेश के लिए ये कोई बच्चों का खेल नहीं था। वो बेचारा तो भूल ही गया था कि कितनी बार गिरा और कितनी बार फिर से कोशिश की। वैसे रियल टाइम में इसे बस कुछ सेकंड लगे, पर इसकी मेहनत देखकर लग रहा है जैसे उसने सदियां बिता दी हो। और लो भाई, आखिर में ये उस जादुई पेड़ की चोटी पर पहुंच ही गया। वहां हरियाली के बीच खड़े होकर ये अपनी तलवार ऐसे हवा में लहराकर कुछ जोश वाली बातें पेल रहा था और फिर बिजली की रफ्तार से नीचे उतर गया। अब मुझे भी थोड़ी चुल मची कि आखिर ये वहां ऊपर अकेले में क्या बड़बड़ा रहा था। तो मैंने अपनी क्रिएटर वाली शक्तियों का इस्तेमाल किया और सीन को रिप्ले कर दिया। सीन में हमारा जिल्गामेश पेड़ को फतेह करके अपनी फैसले वाली तलवार सिर के ऊपर उठा चुका था। वो वहां से नीचे की दुनिया को ऐसे देख रहा था जैसे पूरा इलाका उसके बाप का हो।
उसकी पीठ पर लगा वो काला कवच चमक रहा था और चेहरे पर ऐसा जबरदस्त कॉन्फिडेंस था जैसे इसे पता हो कि ये ही असली हीरो है। वो दहाड़ा, हमारे पास भी दिमाग है और फ्यूचर में हम भी उन विशाल राक्षसों की तरह ताकतवर बनेंगे। मेरे कबीले का हर इंसान सुपर पावर वाला होगा और हमारी दहशत से बड़े बड़े जानवर दुम दबा कर भागेंगे। मैं सबको कामयाबी की चोटी पर ले जाऊंगा और पूरी दुनिया में सभ्यता की आग फैला दूंगा। पुराने जमाने का वो पल हमेशा के लिए इतिहास बन गया। करोड़ों सालों बाद जब इस धरती पर महान यानली साम्राज्य की सबसे पुरानी किताब जेनेसिस लिखी गई तो उसमें बताया गया कि कैसे 30 किलोमीटर ऊंचा एक पवित्र और विशाल जीव पहाड़ों को कुचलता हुआ आया और उसने हमें जादुई शक्तियां और अकल का इम्तिहान देने के लिए ये सब शुरू किया। सभ्यता की 3 अनमोल चीजें और हमारा नन्हा हीरो जिल्गामेश। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे बगीचे की उस सैंड बॉक्स वाली दुनिया में पूरे 100 साल बीत चुके थे। अब जहां लोगों की औसत उम्र मुश्किल से 40-50 साल हो, वहां 100 साल बीत जाने का मतलब है कि 2 पीढ़ियां निपट चुकी थी। मुझे लगा मेरा वो पुराना चेला जिल्गामेश अब तक तो ऊपर पहुंच गया होगा, लेकिन भाई साहब, उसने तो मुझे तगड़ा सरप्राइज दे दिया। मेरे जाने के बाद के पहले 10 सालों में जिल्गामेश अपने कबीले झोंग युआन को लेकर मुसीबतों से भागता रहा। वो इस बात से हैरान था कि दुनिया में आग जैसी जादुई चीज भी होती है। आग मतलब गर्मा गर्म खाना, रात में जंगली जानवरों की छुट्टी और कड़कड़ाती ठंड में राहत। आखिर उस अकलमंद दानव ने सही कहा था कि आग ही सभ्यता की असली शुरुआत है। और भाई, वो इंसाफ वाली तलवार तो उस पुराने जंगल में एकदम गॉड मोड हथियार थी। जिल्गामेश ने उस धारदार तलवार से न जाने कितने खूंखार जानवरों को यमराज के पास पहुंचाया। तब जाकर उसके कबीले वालों ने चैन की सांस ली और उनमें वापस लड़ने की हिम्मत आई। अगले 10 सालों में जिल्गामेश अपनी जवानी पार करके 30 साल का एक हट्टा कट्टा माचो मैन बन गया। अब वो पूरे कबीले का सबसे खतरनाक शिकारी था, जिसे लोग हीरो किंग पुकारते थे। एटीट्यूड तो बंदे में कूट कूट कर भरा था, एकदम अहंकारी और खुद को दुनिया का मालिक समझने वाला। उसने जमीन जलाकर उसे खेती के लायक बनाया और कबीले में किसानी शुरू करवाई। उसे अच्छे से पता था कि सभ्यता का असली मतलब सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि अपनी नॉलेज और इतिहास को बचाकर रखना है। इसलिए उसने अपनी प्रजा का इतिहास दर्ज करने के लिए खुद की नई लिखावट और शब्दों का आविष्कार किया और नई तरह की तकनीकें खोजी। तो भाई लोग, ये महाशय खुद को इस दुनिया का पहला सबसे बड़ा बुद्धिमान इंसान समझते हैं। इन्होंने अपनी ही महानता के किस्से लिखकर एक पूरी किताब बना डाली और उसका नाम बड़े शौक से क्रिएशन रखा। मतलब एटीट्यूड देख रहे हो, ये भाई साहब एक नंबर के तानाशाह और जिद्दी इंसान थे। पर इनका स्वैग और पर्सनैलिटी ऐसी थी कि लोग इनके पीछे पागल थे। और सुनो, इनकी एक दो नहीं बल्कि 131 पत्नियां थी। भाई ने तो अपनी पूरी की पूरी क्रिकेट टीम खड़ी कर दी थी। इनके बच्चे भी एकदम बाहुबली जैसे तगड़े और दिमाग वाले निकले। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उस जमाने में लोगों की एक्सपायरी डेट बहुत जल्दी आ जाती थी, मुश्किल से 30-40 साल। और अपना जिल्गामेश भाई भी अब 30 साल का आंकड़ा पार कर चुका है। कल तक जो हीरो राजा बनकर दहाड़ता था, आज वो अपने बुढ़ापे के दिनों को गिन रहा है। अपने भारी भरकम सिंहासन पर बैठकर ये आग की लपटों को घूरते हुए खुद से ही बातें कर रहा है। वो कहता है कि ये आग उस बुद्धिमान दानव ने उसे तोहफे में दी थी। उसे ये आग किसी खूबसूरत फूल जैसी चमकती हुई दिखाई देती है। जेल गा मेज का वो चौड़ा और मजबूत शरीर अब पुराना और कमजोर पड़ चुका है। वो गर्दन घुमाकर दीवार पर टंगे उन दानवों के सिरों को देखता है जिन्हें उसने अपनी जवानी में ढेर किया था। उसकी जिंदगी एकदम शानदार और रंगीन रही है। उसने अपने सारे सपने पूरे किए और अब वो सुकून में है। अगले कबीले के लीडर के तौर पर उसने अपने बेटे अल्तोरिया को चुना है, जिसकी पावर भी अपने बाप से कम नहीं है और वो इस कबीले की शान को आगे बढ़ा सकता है। जेल्गामेश को अब साफ महसूस हो रहा है कि उसकी लाइफ की बैटरी अब लो हो चुकी है और वो अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है। मौत एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई भी जीव बच नहीं सकता। अब हमारे बुड्ढे चचा ने लगभग हार मान ली थी। उन्हें लगा कि उनका टाइम आ गया है, पर तभी उन्होंने अपनी पुरानी तिजोरी से वो पावर वाला खून निकाला और एक लंबी सांस ली, जैसे कह रहे हो कि अब पीछे मुड़कर देखने का कोई फायदा नहीं है। उस पुराने दिमाग वाले जानवर ने कहा था कि सिर्फ दुनिया का सबसे जिगरा वाला योद्धा ही इस तीसरी चीज को झेल पाएगा। चचा मन ही मन सोच रहे हैं कि क्या मैं सच में उतना बहादुर हूँ। चलो खुद ही देख लेते हैं। बेचारे बुढ़ापे की मार झेल रहे हमारे हीरो की आंखों में एक चमक आई। पुरानी यादें किसी फिल्म की तरह घूमने लगी और आंखों से आंसू टपक पड़े। उन्होंने खामोशी से अपना हाथ चीरा और उस जख्म में वो पावर वाला खून डाल दिया। भाई साहब, इतना खतरनाक दर्द हुआ कि लगा रूह शरीर छोड़ के भाग जाएगी। हमारे गिल्गामेश भाई जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। इस बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी में न जाने कितने लोगों को ऊपर पहुंचाया था, पर ऐसा तड़पाने वाला दर्द उन्होंने पहले कभी नहीं झेला था। पर आखिर में उन्होंने मौत को ठेंगा दिखाई दिया और धीरे से खड़े हुए। उनके बाल अब एकदम सफेद हो चुके थे और चेहरा भाई एकदम किसी हैंडसम देवता जैसा जवान और परफेक्ट हो गया था। उस लकड़ी के घर में एक तगड़ा सफेद बालों वाला जवान खुद से फुसफुसा रहा था कि ये कैसी ताकत है, ये पावर वाला खून तो सच में गजब चीज है। अब चचा के शरीर में एनर्जी ऐसे दौड़ रही थी जैसे संडे की छुट्टी में लौंडे दौड़ते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कबीले में अलग ही सीन चल रहा था। गिल्गामेश का बेटा आर्टोरिया ऊंचे पहाड़ पर खड़ा होकर अपनी ईया स्वॉर्ड को हवा में लहरा रहा था। उसने चिल्लाकर ऐलान कर दिया कि अब से कबीले का नया बॉस वही है। देखा जाए तो आर्टोरिया काफी अक्लमंद और शरीफ था। अपने उस गुस्सैल और घमंडी बाप के मुकाबले वो एक नंबर का लीडर लग रहा था। गिल्गामेश को ये बात अच्छे से पता थी। उसने कभी अपने और संस्कारी थी, उसने कब गद्दी छीनने के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। पर हमारे रिया इतनी भोलू और संस्कारी कि उसने गद्दी अपनी आप बट रिस्क नहीं लेना था। भाई ने साफ कह दिया कि मैं वापस आ गया हूँ और ये कबीला अभी भी है। उस दिन
यानली कबीले में जमकर खून जन्म और चीख पुकार मच गई। अगले 10 सालों में उसने अपनी गद्दी पर बैठ गया था। अब शुरू फत्र वाले युग में एंट्री कर चुके थे। अगले 10 सालों में उसने प्रजा से पत्थर दीमक वाले जीन की सुपर पावर थी, जिसकी वजह से उसके पास पहाड़ वाले युग में एंट्री कर चुके थे। हमारे इस साल जब विशाल के पास सफेद दीमक वाले जीन की सुपर पावर थी, चीख वजह से उसके पास हाथ था जैसे कोई खेत से मूली उखाड़ रहे हो। तेरे इस दुनिया के सबसे खूंखार राक्षस उसने फैसला किया कि वो इस दुनिया के सबसे खूंखार राक्षस फंडबा को चुनौती देगा। ये फंड 1200 मीटर लंबा एक विशाल जानवर था जो इवोल्यूशन के मामले में सिस्पुरे लिमिट का असली बॉस को पार कर दिया था। गिलगामेश और फंडबा के बीच 3 दिन और 3 रात तक ऐसी भयंकर लड़ाई हुई कि जमीन फट गई और जंगल के सारे जानवर अपनी जान बचाकर दुमदबा से लत लगे। उस दिन जब गिलगामेश वापस आया तो वो सिर से पैर तक खून से लथपथ था। उसके एक हाथ में उसकी मसूर कोयली तलवार थी और दूसरे हाथ में वो 100 मीटर ऊंचे फंडबा की लाश को घसीट रहा था। उसकी ताकत का लेवल तो देखो भाई कि वो उस पहाड़ जैसे राक्षस को अजगर के में जैसे राक्षस को अगले एक हाथ से खींच कर ले आया, जिसे देखकर कबीले के ढेरों लोग, भाई साहब जनता तो इसके लिए एकदम पागल हो गई है, जैसे किसी साउथ की मूवी का हीरो धमाकेदार एंट्री मार रहा हो। सब इसके नाम के गुणगान गा रहे हैं और इसके सम्मान में कसीदे पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये लौंडा इतिहास का सबसे तगड़ा हीरो किंग जो ठहरा। और जैसे ही इस भाई ने अपने कबीले वालों की तरफ देखकर कहा कि अब अपुन अपना खुद का देश बनाएगा, तो भाई कसम से पब्लिक तो खुशी के मारे उछल पड़ी। उन्हें समझ आ गया था कि इस महान हीरो के राज में अब उनके भटकने वाले दिन खत्म हुए। अब उन्हें उन जंगली जानवरों से डरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी थी। वैसे भी यार, इतिहास हमेशा जीतने वाले ही लिखते हैं, तो हमारे गिलगामेश ने भी अपनी पुरानी काली करतूतों रिकॉर्ड से ऐसे गायब किया जैसे एग्जाम से पहले फेल होने वाली मार्कशीट। उसने अपनी क्रिएशन वाली किताब में खुद को किसी देवता से कम नहीं दिखाया। पुरानी कहानियों में लिखा है कि इसी गिलगामेश ने उस खूंखार हुम नाम के दानव का खेल खत्म किया था और बड़े बड़े पत्थरों को ऐसे हिलाया जैसे कोई जिम में डंबल उठा रहा हो। इसी तरह उसने दुनिया का पहला शहर खड़ा किया, जिसका नाम था लिए शी सिटी। वक्त गुजरता गया और पूरी जमीन पर अपना कब्जा जमाने के बाद गिलगामेश ने दुनिया को सभ्य बनाने का ठेका ले लिया। बंदा दिखने में तो एकदम डैशिंग और स्मार्ट था, पर दिमाग से उतना ही सनकी और जालिम। उसने पैसे छपाए, नई भाषा बनाई और बड़े बड़े महल खड़े किए, पर साथ ही साथ इंसानों को भी अलग अलग लेवल्स में बांट दिया। मतलब भेदभाव करने में ये भाई प्रो लेवल पर था। अपनी सनक पूरी करने के लिए वो बेचारे योद्धाओं को दुनिया के आखिरी कोने तक भेज देता था। कुल मिलाकर कहें तो ये अपनी जनता का मसीहा भी था और एक नंबर का खतरनाक तानाशाह भी। यानली राजघराने के 87वें साल तक गिलगामेश पूरे 127 साल का हो चुका था। उसके लिए सी सिटी की आबादी 1 करोड़ के पार पहुंच गई थी, जहां गुलामों का धंधा और जानवरों के साथ इंसानों की खूनी लड़ाइयां देखना आम बात हो गई थी। इन रईसों के लिए तो ये सब बस एक तमाशा बन चुका था। सैकड़ों साल गुजर गए और उन पुराने कबीले वालों की तो हड्डियां भी नहीं बची। उनकी नई पीढ़ी तो इतनी आलसी और निकम्मी हो गई है कि उन्हें अपने दादा परदादाओं की मेहनत और उनके खून खून पसीने का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है। सब के सब ऐस की जिंदगी जीते जीते अंदर से पूरी तरह सड़ चुके हैं। लेकिन इस धुंधले और डरने आज भी अपना पुराना यन ली का राजा मौजूद है। वहाँ एक बेहद हैंडसम और तगड़ा बंदा अपनी शानदार हड्डियों वाले सिंहासन के पास शांति से खड़ा था। उसके हाथ के पास उसकी वो मशहूर गुआली तलवार थी, जो एक पल के लिए भी उसका साथ नहीं छोड़ती। महल के मंत्री हान मिंग ने झुककर बड़े जोश के साथ चिल्लाते हुए कहा, ओ महान यनली के राजा और पूरी दुनिया के मालिक महाराज जिलगामेश, हमने आखिरकार पूरी दुनिया का कोना कोना छान मारा है। जिलगामेश ने अपनी तेज नजरों से मंत्री की तरफ देखा, जैसे वो महल की छत चीरकर सीधे नीले आसमान के पार देख रहा हो। उसने पूछा, तो बताओ हमारी ये दुनिया आखिर दिखती कैसी है? मंत्री ने हाथ हिला हिलाकर बड़े फिल्मी स्टाइल में कहना शुरू किया, महाराज उन बहादुरों ने चारों दिशाओं में अपनी जान की बाजी लगा दी थी। दशकों तक वो इधर उधर भटकते रहे, न जाने कितने ही लोग मारे गए, तब जाकर आज हमें इस दुनिया की असली बनावट समझ आई है। मंत्री ने हवा में हाथ लहराते हुए बताया, हमारी दुनिया का सिस्टम एकदम अलग है। ऊपर का आसमान बादलों की कभी न खत्म होने वाली झील जैसा है, और नीचे की जमीन महाराज वो तो एकदम परफेक्ट चौकोर है। इस जमीन के बिल्कुल बीच में एक बहुत बड़ा समंदर है और उसके चारों तरफ पहाड़ और नदियां फैली हुई हैं। ये दुनिया इतनी विशाल है कि अगर आप सबसे तेज उड़ने वाले किसी दानवी जानवर पर सवार होकर भी एक सीधे रास्ते पर उड़े, तो दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में आपकी पूरी उम्र निकल जाएगी। तख्त पर बैठा अपना जिलगामेश भाई, मतलब किंग साहब, थोड़ी देर चुप रहे और फिर अपनी भारी आवाज में बोले, चलो भाई अब कट लो यहाँ से। हान मिंग खड़ा हुआ और बाहर जाने लगा, पर फिर अचानक रुककर अपने राजा को ऐसे देखने लगा जैसे कोई फैन किसी सुपरस्टार को देखता है। भाई देखो, इस राजा का भौकाल ही अलग है। इसी हीरो ने इन गुफाओं में रहने वाले आदिमानवों को बाहर निकाला, खेती बाड़ी सिखाई और पत्थर के जमाने से सीधे शहरों के लेवल पर पहुंचा दिया। इसने उस भयानक दानवों के राजा फनबा को भी यमराज के पास पहुंचा दिया था। 30 साल पहले जब हान मिंग एक जवान लौंडा था, तब राजा ने उसे दुनिया का नक्शा बनाने के काम पर लगाया था। और अब 30 साल बाद जब वो काम पूरा करके लौटा है, तो खुद तो बेचारा बुढ़ा होकर कांप रहा है, आंखें भी जवाब दे रही हैं। पर अपना राजा भाई साहब, वो तो आज भी वैसा ही चमक रहा है जैसा 30 साल पहले था। जैसे उम्र तो बस हम जैसे आम लोगों के लिए बढ़ती है, इनके लिए तो मानो टाइम ही रुक गया हो। क्या तगड़ी स्किन केयर रूटीन होगी इसकी।
हान मिंग तो पूरी तरह से राजा का भक्त बन चुका है। उसे लग रहा है कि ये अमर राजा उन्हें अगले जमाने में ले जाएगा। उसकी आंखों में वो पागलपन सा है जो अक्सर इन कहानियों के साइड कैरेक्टर्स में होता है। उसके हिसाब से उनकी दुनिया चपटी है और आसमान गोल, वही घिसे पिटे पुराने लॉजिक। जब महल में सन्नाटा सा छा गया और सब चले गए तो जिल्जामेश ने एक लंबी आ भरी। उसने अपनी उस विशाल तलवार को बड़े प्यार से सहलाया, जैसे वो तलवार उसकी कोई पुरानी मासूका हो। आखिर उसने उस मसाल वाली जादुई ताकत को मुट्ठी में कर ही लिया था। अब अपना गीलगामेश इस गुराइली तलवार को ऐसे सहला रहा है जैसे अपनी पहली क्रश का हाथ पकड़ा हो। बेचारा सदमे में है कि आखिर ये चीज बनी किस मटेरियल से है, किसी पुराने दानव की हड्डी है या किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन की कारीगरी। पर अफसोस, ये बेचारा नहीं जानता कि ये दुनिया असल में असली है ही नहीं। असल बात यह है कि मैंने इस सैंडबॉक्स को बनाते वक्त इसमें कोई मेटल या खनिज डाला ही नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ की सिविलाइजेशन हमेशा के लिए स्टोन एज यानी पत्थर के जमाने में ही अटक कर रह गई। इनकी पूरी डिक्शनरी में मेटल जैसा कोई शब्द वजूद ही नहीं रखता। अब इस दुनिया के हिसाब से ये चमकती हुई और कभी न टूटने वाली चीज किसी रहस्यमयी और इकलौती ताकत जैसी है। भाई साहब, दुनिया के आखिरी कोने तक हुआ है पर इन्हें वो महान बुद्धिमान दानव यानी मैं कहीं नहीं मिला। ये अब भी पागलों की तरह सोच रहे हैं कि आखिर वो रहता कहाँ है। उस बुद्धिमान दानव की सिविलाइजेशन तो इनके छोटे से दिमाग की समझ से कोसों दूर है। गिलगामेश को ये तोहफे में मिली गूरा ईली तलवार किसी अनमोल खजाने जैसी तो लग रही है, पर साथ ही ये उसे चेतावनी भी दे रही है। उसे अब डर लग रहा है कि उसने सिविलाइजेशन की ताकत का बस एक छोटा सा हिस्सा देखा है, बाकी सब तो अब भी उसके लिए एक गहरा राज है। अब ये तलवार आखिर बनी कैसे? इस राज ने उसे अंदर तक हिला कर रख दिया है। ये गुराइली तलवार अब उसके सिर पर लटकती हुई किसी तलवार की तरह खौफ पैदा कर रही है। मौत किसी भी वक्त टपक सकती है और मेरी जान ले सकती है। ये सिविलाइजेशन की पावर भी क्या चीज है, बंदा इसका दीवाना हो जाए। गिलगामेश अपने थ्रोन पर ऐसे बैठा है जैसे कोई बूढ़ा शेर अपनी आखिरी नींद में हो। उसकी नजरें दूर कहीं देख रही हैं और वो 100 साल पहले की यादों में खो गया है। उसे वो दिन याद आ रहा है जब वो विशालकाय जाइंट, जिसकी हाइट 1000 मीटर थी और जो एकदम चमकता हुआ पैदा हुआ था, उसने अपने बड़े से हाथ पर नन्हे से गिलगामेश को उठाया था। उस जाइंट ने उसे सिविलाइजेशन के 3 कीमती खजाने दिए। वो नजारा आज भी उसे कल की तरह याद है। पर दुख की बात यह है कि अब इसकी लाइफ की बैटरी लो हो गई है। पावर वाली दवा अब इस पर असर नहीं कर रही। ये चाहता है कि इसे तीसरी लाइफ मिल जाए। ओ महान जाइंट, मैं तुझे फिर से देखना चाहता हूँ। पर भाई, बुरा मत मानना, उस वक्त मैं पड़ोस वाली बहन के साथ बैठकर बातें कर रहा था और खाना ठूस रहा था, तो मैंने इसकी एक नहीं सुनी। और अगर सुन भी लेता तो क्या ही कर लेता। जो पैदा हुआ है उसे तो टिकट कटाना ही पड़ेगा। कोई भी हमेशा के लिए नहीं टिकता। गिलगामेश ने तो ऐसी लेजेंडरी लाइफ जी है कि मुझे भी उससे जलन होने लगे, फिर भी इसे और जीना है। मैंने गिलगामेश की लाइफ के लिए भूख को कम आंक लिया था। एक बार मर के वापस आने का जो डर इसके दिल में बैठा है, उसकी वजह से ये मौत से बुरी तरह डरने लगा है। ये हीरो राजा अब तीसरी लाइफ जीना चाहता है। यनली डायनेस्टी के 110 साल 2002 आ चुका था और अपना गिलगामेश पूरे 142 साल का हो गया था। अब देखो, आम इंसानों से 3 गुना ज्यादा जीने के बाद अब किसी सूखे हुए अंगूर जैसी होने लगी थी। बुढ़ापा देखकर राजा जी के तो तोते उड़ गए। उसने गुस्से में पूरे देश को काम पर लगा दिया कि जाओ और उन अकलमंद दैत्यों को ढूंढ कर लाओ। उसने दुनिया भर के तांत्रिकों और अजीबोगरीब जादूगरों को इकट्ठा किया ताकि काले जादू और दवाइयों से जवानी वापस आ सके। अब क्या था, बेचारे बेजुबान जानवरों का कत्लेआम शुरू हो गया। उनके शरीर के अंगों पर ऐसे ऐसे अजीब नाम की प्रजाति तो बेचारी पूरी तरह खत्म होने की कगार पर आ गई। इतिहास में इस दौर को जालिम राजशाही का दौर कहा जाता है। 13 साल बीत गए और आखिरकार एक काले जादूगर ने बुढ़ापा रोकने वाली दवाई बना ही ली। गिलगामेश की उम्र थोड़ी और बढ़ तो गई, लेकिन जल्दी ही उसके शरीर ने इस दवाई को भाव देना बंद कर दिया। बार बार पीने के बाद इसका असर खत्म हो गया और गिलगामेश फिर से उसी मौत की तरफ बढ़ने लगा जिससे दुनिया का कोई भी प्राणी नहीं बच सकता, चाहे कितना भी बड़ा सुपर हीरो हो। यमराज की लिस्ट से कोई नहीं बचता। साल 145 तक आते आते यानी 30 साल होने के बाद गिलगामेश को फील होने लगा कि उसकी लाइफ की बैटरी अब डेड होने वाली है। ये ताकतवर बूढ़ा अपने सिंहासन पर एकदम पत्थर बनकर बैठा रहता और आंखें बंद करके खुद से ही जिंदगी खत्म होने वाली है। पर यार, मेरा अभी मरने का कोई इरादा नहीं है। 3 दिन तक ऐसे ही स्टैचू बने रहने के बाद आखिरकार उसने अपनी बूढ़ी आंखें खोली कि वो ओवर वक्त के घुटने टेकते हुए अगले राजा को चुनने का फैसला किया। पूरे किंगडम में हड़कंप मच गया कि उनका महान और अमर दिखने वाला हीरो राजा गिलगामेश मरने वाला है। लेकिन हैरानी की बात थी कि उस वक्त किसी ने भी राजा बनने के लिए अपनी दावेदारी पेश नहीं की, क्योंकि पिछली बार जब गिलगामेश बूढ़ा हुआ था, सबसे भरोसेमंद बेटा आल्तो रिया अगला लीडर तो बना, पर जैसे ही उसे दूसरी जिंदगी मिली उसने सीधे अपने बाप का ही काम तमाम कर दिया। मतलब कलयुग वाली फीलिंग आ रही है ना। अब हर कोई डरा हुआ था कि कहीं वो अगला आल्तो रिया न बन जाए, पर अपना गिलगामेश भाई भी कम खिलाड़ी नहीं था। एकदम असली मास्टरमाइंड। उसने सीधा फरमान जारी कर दिया कि जो भी राजा बनने की रेस में है उन्हें ताकत वाला खून यानी पावर ब्लड दिया जाएगा, जिससे उनके पास भी राजा जैसी ही महान शक्ति होगी। ये इसलिए ताकि उन्हें अपने राजा से डरने की जरूरत न पड़े। साथ ही उन्हें अपनी अलग फौज लेकर दूसरा शहर बसाने की भी परमिशन मिल गई। जैसे ही ये खबर मार्केट में आई, पूरे देश में खलबली मच गई। अब क्या था, जैसे किसी फ्री सेल में भीड़ उमड़ती है, वैसे ही व्यापारी, गुलाम, आम लोग और बड़े बड़े रईस महल के सामने लाइन लगाकर खड़े हो गए। पर भाई, ये कोई आम शरबत नहीं था।
ट्रायल तो बहुतों ने पास कर लिए, पर ज्यादातर लोग उस खून की पावर को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनका सिस्टम वही हैंग हो गया। सिर्फ दो ही ऐसे खिलाड़ी निकले जिन्होंने इस पावर को हजम कर लिया। एक था जंगल का सूरवीर रिची दू और दूसरा घास के मैदानों का खुखार सेनापति रांदा। और इन दोनों ने उस पावर बट अपने अलग शहर बसा लिए। मतलब अब मार्केट में दोनों राजा आ चुके थे जिनके पास तगड़ी पावर्स थी। ये दोनों अब बुढ़े होते गिलगामेश से सत्ता लेने और यनली सभ्यता को आगे ले जाने के लिए तैयार थे। गिलगामेश को पता था कि ये सभ्यता उसने शुरू की है, तो उसके मरने के साथ ये खत्म नहीं होनी चाहिए। यनली राज के 175 साल पूरे होते होते अब तीन तीन राजा मिलकर दुनिया चला रहे थे। भाई साहब ऐसी तरक्की हुई कि पूछो मत। एकदम खतरनाक वाला गोल्डन टाइम चल रहा था। तभी अचानक गिलगामेश को महसूस हुआ कि अब मौत दरवाजा खटखटा रही है। अंत समय करीब देख उसने अपनी आखिरी कोशिश शुरू की और कारीगरों को बुलाकर एक ऐसा मंदिर बनवाया जो पुराने वाले से भी कहीं ज्यादा शानदार था, जिसका नाम था विजडम बीस्ट टेम्पल। इस विशाल पत्थर के मंदिर के अंदर एक बहुत ही ऊंची और तगड़ी विशालकाय मूर्ति खड़ी थी। उस चमकती हुई रोशनी के बीच एक हजारों मीटर ऊंचा दानव खड़ा है जिसने नन्हे हीरो किंग गिलगा मेस को अपने हाथ पर ऐसे उठाया हुआ है जैसे मैं संडे को अपना रिमोट पकड़ता हूँ। वो दानव बड़े आलस से पूरी धरती को देख रहा है। उस विजडम बीस्ट यानी महाज्ञानी दानी पूजा करने पहुंच गया। पूरे देश की बस एक ही डिमांड थी कि काश वो महाज्ञानी प्रभु उनकी भक्ति देख लें। अब गिलगामेश की डिमांड थी काश वो महाज्ञानी भक्ति देख लें। अब गिलगामेश की उम्र 100 साल के करीब हो चुकी है और उसकी टिकट कभी भी कट सकती है। वो बेचारे की आंखों से उस रहस्यमयी दानवों को जैसे उसमयी दानव को देखना चाहता है जिसने उसे वो 3 महान खजें दिए थे। उधर दूसरी तरफ में लिंक परिवार की क्रिएटर वाले दिमाग में सिस्टम मजे से सैर कर रहा था कि थोड़ा इमोशनल फील हुआ तो मैंने सोचा चलो ये साथ इस पुराने मिल ही लेते हैं। मुझे वैसे भी मुझे इंचोंग युआन खानदान वालों की पुराने दोस्त ढीली करनी थी। भाई साहब मैंने सैंडबॉक्स का टाइम तेज किया। इन लोगों ने तो कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया कचरा कर दिया। गिलगामेश को अमर बनाने के चक्कर में इन लोगों ने हजारों प्रजातियों को दुनिया से ही मिटा दिया। ये सब देखकर मैंने सैंडबॉक्स के टाइम की स्पीड को फिर से नॉर्मल किया और सीधा उस दुनिया के अंदर अपना कदम बढ़ा दिया। अब मेरे जैसे भारी भरकम इंसान के पैर रखते ही वहां के नन्हे जीवों के लिए तो ऐसा था जैसे धरती फटने वाली हो और भयंकर भूकंप आ गया हो। पहाड़, नदियां और पूरी धरती ऐसे कांप रही थी जैसे किसी ने इसे वाइब्रेशन मोड पर डाल दिया हो। पेड़ों की चटनी बन रही थी और घाटियों में इतने बड़े पैरों के निशान छप रहे थे कि देखकर ही किसकी फट जाए। घने जंगलों से जानवर ऐसे दुम दबाकर भाग रहे थे जैसे कोई भारी डिस्काउंट वाली सेल लगी हो। धीरे धीरे उस लिए सी शहर की नींव भी हिलने लगी। वहां के लोगों को लगा कि शायद आज 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 पूरा शहर ही मलबे में बदल जाएगा। उधर अपना हीरो राजा गिलगामेश अपने चेलों के साथ बुद्धिमत्ता की मूर्ति के सामने मत्था टेक रहा था। तभी उसे कुछ महसूस हुआ। इस महान राजा का बूढ़ा चेहरा पहली बार किसी छोटे बच्चे की तरह चमक उठा। वो कहने लगा, पूरे 200 साल बीत गए। बचपन में मैंने जिस महान बुद्धिमान दानव को देखा था जिसने मुझे सभ्यता के 3 अनमोल तोहफे दिए थे वो आखिरकार वापस आ गया है। अब मेरी तरफ देखो, मैं ऊपर से करोड़ों की आबादी वाले इस महाशहर को देख रहा हूँ। भाई सच बताऊं तो मेरी आंखों के लिए ये शहर बस एक बास्केटबॉल कोर्ट जितना बड़ा है, पर फिर भी इन नन्हे जीवों ने जो तामझाम खड़ा किया है वो वाकई काफी शानदार है। नीचे एक चमकता हुआ मंदिर के नीचे वो सफेद बालों वाला बूढ़ा राजा गिलगामेश खड़ा है। उसके हाथ में वो मशहूर इया सोर्ड है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू टपक रहे हैं। इस रोते हुए सफेद बालों वाले बुजुर्ग को देखकर मुझे थोड़ा बुरा भी लग रहा है। मुझे याद है जब ये छोटा सा नन्हा जीव था और मैं इसे अपनी हथेली पर उठाता था। वो जोश से भरा लड़का जो ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर अपनी तलवार लहराते उनकी तरफ धारता था। आज वो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर खड़ा है। उसका वो जोश और वो बड़े सपने जैसे कल की ही बात हो। मैंने धीरे से अपनी आवाज बादलों की गहराइयों से नीचे भेजी, गिलगामेश इतने सालों में तुम्हारा क्या हालचाल है। नीचे उस चमकते दमकते शहीद राजाओं के शहर में हमारा अपना हीरो गिलगामेश अपनी चचमाती पवित्र तलवार पकड़े खड़ा था। बेचारे की हालत ऐसी थी जैसे किसी ने इसका गला सुखाकर रेगिस्तान बना दिया हो। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा जहाँ बादलों को चीरता चीरता हुआ ऐसा जैसा दानव खड़ा था। एक ऐसा पहाड़ जैसा दानव खड़ा था। इसे पहले भी देख चुके थे पर फिर भी भाई के होश फाकता हो गए। भाई साहब ये कोई मामूली लंबा आदमी नहीं था। ये तो साक्षात आसमान को अपने कंधों पे पर उठाए 30,000 मीटर वाला अल्ट्रा मैक्स प्रोजाइन था। इतनी खतरनाक रोशनी निकल रही थी कि चेहरे की जगह भगवान के चेहरा था, जैसे हम चींटियों के बिल को देखते हैं। सच कहूं तो इस नज़ारे के जैसे हम चींटियों बिल को देखते ही कम पड़ जाएगी। अब सच कहूं तो नज़ारे के लिए दुनिया की कोई भी डिक्शनरी कम पड़ देख जाएगी। आप शहर की पब्लिक का हाल सुनो। करोड़ों लोग चाहे वो महंगे काम धंधा साइड में रखा और शहर की पब्लिक अपना काम साम धंधस में रखा और ऐसे ऊपर देखने लगो जैसे फ्री का डेटा मिल रहा हो। सब यही चिल्ला रहे थे कि क्या ये वही लेजेंडरी अक्लों वाला दानव है जिसने हमें तमीज से जीना सिखाया था। भाई इसकी लंबाई तो सूरज और चांद को भी छोटा महसूस करा रही थी। पूरी पब्लिक एकदम सुन्न हो चुकी थी और उनके दिमाग की बत्ती गुल थी। कोई डर रहा था तो कोई इसे भगवान मानकर फिदा हुआ जा रहा था। गिलगामेश ने जब अपने दरबारियों के उड़े हुए चेहरे देखे तो उसे हंसी आ गई। उसे अपना वो पुराना टाइम याद आ गया जब उसने पहली बार इस टाइटन को देखा था और उसकी भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। गिलगामेश बस खामोश खड़ा रहा और फिर अपनी आंखों में गहरी हवस और लाज लिए ऊपर देखने लगा।
भाई 100 साल पहले जो तूने मुझे सभ्यता की विरासत सौंपी थी ना, उसे मैंने 10,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। मैं वहां बादलों के ऊपर किसी प्राचीन दानव की तरह खड़ा हूं और मेरी आवाज ऊपर से नीचे शहीदों के शहर में गूंज रही है। देख दोस्त, तेरा जो भी अधूरा काम है ना, वो सब यानली नाम की उस महान इतिहास वाली किताब के पहले चैप्टर में लिखा जाएगा। दुनिया तुझे इतिहास का सबसे महान और पहला हीरो राजा मानेगी, यानी अपना गिलगमेश। आने वाली हजारों सालों तक लोग तेरे नाम के गुणगान करेंगे और तेरी कहानियां सुनाएंगे। पर हमारे गिलगमेश भाई अचानक से इमोशनल हो गए और चिल्ला कर बोले कि मुझे ये सब फालतू की तारीफें और कहानियां चाहिए। तो मैंने भी पूछ लिया, अबे तो और क्या चाहिए तुझे? वो ऊपर बादलों में छिपे मुझ जैसे विशालकाय जीव को देखते हुए एकदम लालची नजरों से बोला कि मुझे तेरे जैसी अमर जिंदगी चाहिए। इसके लिए मैं अपनी धन दौलत और सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। बस मुझे वो अमर होने वाला कोई आइटम या शॉर्टकट दे दे। ये सुनकर मैं तो सन्न रह गया। मतलब देख रहे हो, इस राजा के पास दुनिया की सारी इज्जत, पावर और पैसा है, यहाँ तक कि पूरी दुनिया इसके इशारों पर नाचती है, फिर भी इसे तसल्ली नहीं है। इसे अब कभी न मरने वाला वरदान चाहिए। और इधर मेरी फूटी किस्मत देखो, मैं खुद एक जानलेवा बीमारी से जूझ रहा हूँ और कभी भी ऊपर जा सकता हूँ। मुझे तो इसकी इस शानदार लाइफ की एक एक पल से जलन हो रही है। मैंने उस बूढ़े होते राजा को बड़े प्यार से देखा और कहा, सुन गिलगमेश, तू कुछ ज्यादा ही लालची हो रहा है। मेरे पास अमर होने वाली कोई जादुई पुड़िया नहीं है। ये पैदा होना, बूढ़ा होना और फिर टपक जाना, ये सब तो कुदरत का सिस्टम है और मैं इस सिस्टम में कोई उंगली नहीं कर सकता जिंदगी के इस खेल में। देख भाई, जब मौत सामने खड़ी हो ना, तो सबकी फटके हाथ में आ जाती है। उस वक्त ये नहीं देखा जाता कि तू मोहल्ले का गुंडा है या किसी देश का राजा, सब एक बराबर हो जाते हैं, चाहे कोई बड़ा सहसा हो या मिट्टी में रेंगने वाला कीड़ा। आखिर में सबको उसी धूल और राख में मिल जाना है। मैंने उस जेलगा मेज की तरफ एक ठंडी निगाह डाली और इस ढलते हुए साम्राज्य को देखकर मन ही मन सोचने लगा कि इनका टाइम अब पूरा हो चुका है, ये नामुमकिन है। जेलगा मेश अपनी फटी हुई और भारी आवाज में चिल्लाया। आसमान में बादलों के बीच छाई उस चमचमाती ताकत को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ये कर सकते हो, मुझे पता है तुम्हारे पास वो पावर है। वो मुझे ऐसी हवस भरी निगाहों से देख रहा था जैसे मैं कोई जादुई चिराग हूँ जो उसकी हर मुराद पूरी कर देगा। उसे मेरा ये पहाड़ जैसा शरीर और पत्थर जैसी मजबूती देखकर जलन हो रही थी। उसे लग रहा था कि मेरे लिए तो वक्त जैसे कल की बात हो और ये विशाल जानवर मेरे सामने अमर है। उसे मेरी ये बेहिसाब ताकत और इतनी लंबी उम्र चाहिए थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी बैक बेंचर को टॉपर की मार्कशीट चाहिए होती है। जेल का मेज के होंठ कांपने लगे और उसने अपना सिर आसमान की तरफ उठाकर गुस्से में दहाड़ मारी। तो क्या तुम यहाँ मेरी पुकार सुनकर आए हो? क्या तुम यहाँ मेरी मौत का तमाशा देखने आए हो? ये देखने की कैसे एक लाचार और बेचारा बूढ़ा तड़प तड़प कर दम तोड़ता है। मैंने एक लंबी आह भरी और उससे कहा, जेल गामेश, मैं यहाँ तुझे कोई जवानी का नुस्खा देने या तेरी उम्र बढ़ाने नहीं आया हूँ। मैं तो बस तुझे आखिरी विदाई देने आया हूँ और इस सिविलाइजेशन को एक आखिरी वार्निंग देने। तुम लोगों की ये सभ्यता कुछ ज्यादा ही क्रूर हो गई है। तुम लोगों ने आसपास के सारे जीवों को खत्म कर दिया, जंगलों को उजाड़ डाला और इन बेगुनाह विशाल जानवरों का कत्ल किया। तुम लोगों ने इस पूरी धरती को अपने पैरों तले कुचल दिया है। असली सिविलाइजेशन ऐसी नहीं होती। देखो भाई, ये बुड्ढा गिलगा मेज भले ही एक्सपायरी डेट के पास हो, लेकिन जोश एकदम तगड़ा है। अचानक ये कांपते हुए खड़ा हुआ और इसकी आंखों में ऐसी आग जलने लगी जैसे किसी ने उसकी फेवरेट सीरीज का स्पॉइलर दे दिया हो। ये सफेद बालों वाला ताऊ एक कदम आगे बढ़ा और दहाड़ा, ये कत्लेआम नहीं रुकेगा और नहीं मेरे कदम। तुझे क्या लगा था ये जो यह तलवार तूने मुझे दी थी, ये बरसों से मेरे सिर पर काल बनकर मंडरा रही थी। इसने मुझे पावर तो दी, पर साथ में ऐसी फटी की पूछ मत। पर आज मैं इस डर का दी एंड करूंगा। फिर इसने अपने पर्सनल हिस्टोरियन को आवाज लगाई, ओए राइटर, इधर आ और हमारी ये एपिक कहानी नोट कर। मैं बोलूंगा और तू लिखेगा। बेचारा हिस्टोरियन अपना पुराना पेन और पेपर लेकर आ गया। बुड्ढा बोला, इंसानों का कुदरत से भिड़ना ही असली बहादुरी है। मैंने ये क्रिएशन वाली किताब इसलिए बनवाई थी ताकि आने वाली पीढ़ी को पता चले कि उनके पूर्वज कितने बड़े वाले जिद्दी थे। आज मेरी इस हिम्मत को इतिहास के पन्नों में छाप दे। गिलगामेश की सांसें ऐसे फूल रही थी जैसे बिना प्रैक्टिस के मैराथन दौड़ ली हो, लेकिन फिर भी अपनी ई आ तलवार के सहारे टिके वो ऐसे मुस्कुराया जैसे कोई विलेन अपनी जीत पर हंसता है। गिलगामेश चिल्लाकर बोला, यानली साम्राज्य का 100वां साल। 75 साल पहले उस लीजेंडरी दानव फेनबा का कचरा करने के बाद अपना हीरो जिलगामेश से पिछले 100 सालों से राजा बना बैठा है। पर अब ये भाई फिर से खुजली करने निकल पड़ा है। इसने पूरी दुनिया की फौज लगा दी है ताकि उस ऊंचे लेवल वाले अकलमंद दानव को बाहर निकाल सके और उसकी गर्दन नाप सके। मैं ऊपर से ये सब देख रहा हूँ और मेरा दिमाग चकरा रहा है। मतलब पिछली बार इसने अपने सगे बेटे को ऊपर पहुंचाया था और अब सीधा भगवान को ही टपकाने चला है। वैसे अगर ध्यान से सोचूं तो ये जो हरकतें कर रहा है इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। जब पहली बार मौत इसके सिर पर खड़ी थी तो इस राजा ने जिंदा बचने के लिए अपने सबसे प्यारे बेटे को ही कुर्बान कर दिया था, और अब जब दूसरी बार मौत का साया मंडराया तो इसने सीधा मुझ पर ही तलवार तान दी। वही मैं जिसने इसे सिविलाइजेशन के 3 अनमोल तोहफे दिए थे। शायद मेरी ही गलती थी। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था जब मैंने कांपते हुए आदि मानव के झुंड में से इस एक छोटे से नमूने को चुना था। यही इकलौता था जो मुझ जैसे विशाल दानव के सामने खड़े होकर चिल्लाने की हिम्मत रखता था। इसके डिक्शनरी में डर नाम का शब्द ही नहीं है, इसलिए आज ये मुझ पर तलवार चला रहा है। ये तो इसकी फितरत है। मैंने शांति से कहा, जिलगामेश, मैं तुझे आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, अपनी ये नौटंकी बंद कर। ये कोई बहादुरी नहीं, जंगलीपन है। अगर तू आगे बढ़ा
तो तुझे इसकी इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी कि तेरी रूह काम जाएगी। लेकिन भाई ने अपनी वो लाल आंखें खोली और बड़े स्वैग से बोला, मौत से बड़ी कीमत और क्या ही होगी। उसके चेहरे पर वही पुरानी सनक और पागलपन दिख रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस दिन था जब उसने मरने की ठान कर उस फेनबा को मौत के घाट उतारा था। आज मैं इस विच डम जाइंट को खत्म करके उसकी पूरी सभ्यता और ताकत को हड़प लूंगा और हासिल करूंगा असली अमरता। आज मैं अपनी प्रजा के साथ खुद भगवान को चैलेंज करने जा रहा हूँ। लो भाई जी, एल्गामेश ने दहाड़ मारते हुए अपना एटीट्यूड दिखा दिया है। ये इतिहास में पहली बार था जब दो अलग दुनिया आपस में टकराने वाली थी। एक तरफ थी हमारी ये होशियार सभ्यता और दूसरी तरफ वो अकेला विजडम जाइंट। भाई का सीधा लॉजिक है, भले ही तुमने कभी हमें रास्ता दिखाया था, पर अब तुम हमारी तरक्की के बीच का कांटा बन चुके हो। अपनी लंबी तलवार हवा में लहराते हुए और सफेद बालों को वो बिल्कुल किसी फिल्म का विलेन लग रहा था। तभी पूरे शहर में एक जोरदार घंटे की आवाज गूंजी और पूरा शहर जैसे उबल पड़ा। लाखों सैनिकों की फौज ऐसे बाहर निकली जैसे फ्री के भंडारे में भीड़ उमड़ती है। ये नजारा देखकर मैंने एक लंबी आह भरी, मतलब ये जी एल्गा मैच तो पिछले 10 साल से इस जंग की तैयारी कर रहा था। अगर आज मैं इसकी बात नहीं मानता तो ये दानव को मारने से पहले मेरा ही गेम ओवर कर देता। मानना पड़ेगा, बंदा दिमाग और दम दोनों जबरदस्त कॉम्बिनेशन, एक नंबर का महान तानाशाह। उसी वक्त दूर मैदानों के एक बड़े शहर में वो कबीले वाला जनरल रांडाल अपने महल के सामने शांति से खड़ा था। इतनी दूर होने के बाद भी उसे वो बादलों को छूने वाला विशाल दानव साफ दिख रहा था। क्या गजब की बॉडी और बनावट थी उसकी, जिसे देखकर रांडाल की भी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने सोचा कि अब हमला करने का सही वक्त आ गया है। अगर उसे मदद की जरूरत न होती तो वो इस जी एल्गामेश का इतना तानाशाही और अक्खड़ बर्ताव कभी बर्दाश्त नहीं करता। वो भाई साहब, ये राजा अंधा तो असली खिलाड़ी निकला। आपको क्या लगा था कि ये इतनी मेहनत से मिला पावर वाला खून किसी और को दे देगा? घंटा। इसका पूरा प्लान ही शुरू से ये था कि सारा माल खुद डकार जाए। अपनी लंबी सी तलवार ऐसे निकालता है जैसे घास के मैदान का सबसे बड़ा गुंडा यही हो और पूरे जोश में चिल्लाता है, निकल पड़ो शेरों। आज का दिन इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। यनली साम्राज्य का 175वां साल चल रहा है और इन लोगों को लगता है कि ये उस अकलमंद दानव यानी विजडम जाइंट को मारकर अमर होने वाला खून ले आएंगे। मतलब भाई कॉन्फिडेंस तो देखो, जैसे पड़ोस की दुकान से दूध लेने जा रहे हो। अब जरा कहानी के दूसरे कोने में चलते हैं, जहां राजधानी के पास एक जादुई पेड़ है। ये पेड़ कोई मामूली झाड़ी नहीं है, सीधा बादलों को चीरकर आसमान तक जाता है। और पुराने जमाने में यहाँ कीमती चीजों का टेस्ट लिया जाता था, पर अभी तो स्थे यानी आसमान छूने वाले पेड़ पर एक आलीशान और चमकती हुई फॉरेस्ट सिटी बसी हुई है। इस पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर हमारा बूढ़ा योद्धा लीची दू अपनी लकड़ी छड़ी पर वजन डाले खड़ा है। वो बस दूर से उस डरावने दानव को घूर रहा है जो किसी डरावने सपने की तरह आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। उसके पीछे उसके कुछ चेले बिल्कुल सन्नाटा मारकर खड़े हैं। तभी एक चेला धीरे से फुसफुसाता है, गुरुजी अब तो निकलना चाहिए ना, राजा से जो वादा किया था उसे निभाने का टाइम आ गया है। पर लीची दू एक ठंडी सांस लेता है और कहता है, नहीं, हमारी ये फॉरेस्ट सिटी इस बार कुछ नहीं करेगी। वो बेचारा इतनी दूर से भी उस दानव को देख रहा है तो उसका खौफ गुरुजी के सीने पर पत्थर की तरह भारी पड़ रहा है। उनकी तो सांसें ही अटक रही हैं। अब एक चेला थोड़ा ज्यादा ही सीधा था, उसने पूछ लिया, क्या बात है गुरुजी, डर लग रहा है क्या? हमारे तीनों राज्यों के सबसे पावरफुल राजा एक साथ हमला करेंगे तो उस विजडम जाइंट की तो चटनी बनी जाएगी ना। लीची दू ने पलट कर जवाब दिया, बेटा मैं मौत से नहीं डरता, मैं उस चीज को खोने से डर रहा हूँ जो मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है। मेरी सभ्यता और मेरी अकल मुझे उस जंगली जानवर की तरह बेमतलब का खून खराबा करने की इजाजत नहीं देती जो सिर्फ तबाही मचाना जानता हो। अब देखो भाई, जिस अकलमंद दानव ने हमारी पूरी नस्ल को मरने से बचाया, अगर हम उसके एहसानों को भूल गए तो फिर हम में और जंगल के जानवरों में क्या ही फर्क रह जाएगा। चेले बेचारे सन्नाटे में थे क्योंकि उनके गुरु, जो इस जंगल के सबसे महान 3 योद्धाओं में से एक थे, उन्होंने बगावत का रास्ता चुन लिया था। लीची दू ने साफ कह दिया कि वो इस फालतू की जंग में शामिल नहीं होंगे चाहे जो हो जाए। और फिर उन्होंने जो बोला वो सुनकर तो किसी के भी तोते उड़ जाएं। गुरुजी कहते हैं मेरा सिर काट दो। अगर वो सन की राजा जीत गया तो मेरा कटा हुआ सिर दरबार में ले जाना और कहना कि मैंने हुक्म मानने से मना किया था। उस जालिम राजा की तानाशाही से बचने का यही एक रास्ता है ताकि पूरे शहर पर मुसीबत ना आए। और अगर वो विशाल दानव जीत गया तो मेरा सिर उसके चरणों में रख देना और उससे माफी मांगना। उसे बताना कि हम सब जंगली नहीं है, बल्कि हमारे पास भी तहजीब और अकल है। शायद वो हमें जिंदा छोड़ दे। लीची दू उस जादुई पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर खड़े हो गए और अपनी बाहें फैला दी। एक पल की चुप्पी के बाद उनके चेले ने कलेजा पत्थर का करके तलवार चला दी। खून के फव्वारे के साथ लीची दू का सिर धड़ से अलग हो गया। उस महान शूरवीर ने मरते दम तक कोई विरोध नहीं किया। जब उनके चेले ने उस जाने पहचाने शांत चेहरे को खाल में लपेटा तो उसका दिल बैठा जा रहा था। उसे समझ आ गया था कि उसकी जिंदगी से कोई बहुत ही कीमती चीज हमेशा के लिए धीरे धीरे दूर जा रही है। नीचे जमीन पर हजारों तीरंदाज और घुड़सवारों की फौज खड़ी है। वैसे तो ये इस दुनिया की सबसे तगड़ी आर्मी मानी जाती है, पर मेरे लिए भाई ये बस चींटियों का एक बड़ा सा ढेर है। इनके तीर और भाले मेरी मजबूत जींस पर आकर ऐसे टकरा रहे हैं जैसे कोई बच्चा रबर की बॉल मार रहा हो। मेरी स्किन को छूना तो इनके बस की बात ही नहीं है। राजा को अब अपनी औकात समझ आ रही है। उसे लगी जिस सेना से उसने जंगल के बड़े बड़े जानवरों को पालतू बनाया था, वो मुझ जैसे दिमाग वाले दानव के सामने बस एक मजाक है। तभी येजी एर्जिया मेशी नाम का नमूना अचानक एक लंबी छलांग लगाता है और पलक झपकते ही मेरे घुटने तक पहुंच जाता है। हिसाब क्या जंप मारी है।
एक चींटी अगर टिड्डे जैसी फुर्ती दिखाने लगे तो मानना पड़ेगा कि टैलेंट तो है। मैंने उसे मक्खी की तरह उड़ाने के लिए हाथ हवा में घुमाया, पर ये तलवारबाज लिन कियाओ तो कतई प्रो प्लेयर निकला और कट मार के निकल गया। वो मेरी जीन्स को पहाड़ समझकर ऊपर चढ़ने लगा, पर बेचारे की हालत खराब है क्योंकि मेरे हिलने डुलने से जो हवा का झोंका निकल रहा है वो उसे उड़ाने के लिए काफी है। तभी मैदान में एंट्री होती है रानडाल की। ये घास के मैदानों का बड़ा भारी जनरल है। उसने भी करीब 7-8 मीटर की छलांग मारी और मेरी पैंट पकड़कर लटक गया। जब मैंने अपना हाथ उस रानडाल की तरफ बढ़ाया जो कि उसके लिए किसी उड़ते हुए पहाड़ जैसा था, तो उस बंदे ने भी गजब की फुर्ती दिखाई। सालों तक बड़े बड़े राक्षसों के साथ कुश्ती लड़ने का तजुर्बा इसके काम आ रहा था, मानना पड़ेगा। ये घास का राजा वाकई में असली खिलाड़ी है। तुम दोनों ने हाथ पांव तो अच्छे मारे, पर बेटा अब खेल खत्म करने का टाइम आ गया है। ये कहते ही मैंने अपनी हथेली लांदा एयर की तरफ इतनी तेजी से घुमाई कि उसे समझ भी नहीं आया कि उसे लगा क्या है, और वो सीधा किसी टूटे हुए पतंग की तरह दूर जा गिरा। अब बारी थी जी एरजा मेइशी की। भाई साहब ने अपनी वो जादुई तलवार बीच में लाकर खुद को बचाने की नाकाम कोशिश की, पर मेरे थप्पड़ की पावर के आगे वो टिक नहीं पाया। तलवार से टकराते ही वो भी रॉकेट बन गया और सीधा जमीन में जा धंसा। खून की उल्टियां करते हुए वो पागलों की तरह हंसने लगा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी मेहनत के बाद भी वो सिर्फ मेरी स्किन पर एक मामूली खरोच ही दे पाया है। मुझे इस बंदे के जिगरे की दाद देनी पड़ेगी। हारने के बाद भी इसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। सच बोलूं तो ऐसे स्वैग वाले बंदे को मरते हुए देख मुझे भी थोड़ा दुख हो रहा था, पर इसकी लाइफ का रिचार्ज खत्म हो चुका है और मैं इसे चाहकर भी रिन्यू नहीं कर सकता। उधर लांदा एयर भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, पर उसकी आंखों में भी मौत का कोई खौफ नहीं था। ये यान ली के योद्धा वाकई मौत से नहीं डरते। उसने लड़खड़ाते हुए बस इतना ही पूछा कि आखिर हम लड़ किससे रहे थे। इतनी बड़ी पावर गैप, क्या अब तुम्हें पछतावा हो रहा है? मैंने बस एक लंबी सांस ली और अपने पूरे शरीर को सुनहरी रोशनी से चमका दिया। बादलों को चीरता हुआ ये रहस्यमयी विशालकाय दानव ऐसा लग रहा है जैसे सदियों से खड़ा कोई पहाड़ हो। अब पछताने का क्या फायदा छोटे, ये तो बस तुम्हारे गलत फैसलों का नतीजा है। यहाँ गिलगामेश के मुंह से खून की पिचकारियां निकल रही हैं, फिर भी बंदे की अकड़ नहीं जा रही। आज के दिन येन ली सिविलाइजेशन ने घुटने टेक दिए हैं। भाई, जब सामने दिमाग वाला इतना बड़ा दानव खड़ा हो तो हार तो पक्की थी। अब इन्हें समझ आ रहा है कि दुनिया खत्म होने का असली मतलब क्या होता है। मैंने मुड़कर देखा तो भगदड़ मची हुई थी। लोग पागलों की चिल्ला रहे थे, जैसे किसी ने सेल में आखिरी टी शर्ट उठा ली हो। चारों तरफ तबाही और मौत का मातम था। कुछ लोग तो डर के मारे पागलों की तरह हंस रहे थे क्योंकि उनका दिमाग पूरी तरह सटक चुका था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हजारों लोगों की किस्मत और एक पूरी सभ्यता का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में होगा। मैं उस बूढ़े हीरो किंग को देख रहा था जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसने बड़े प्यार से पूछा, क्या हमारा भी अंत हो जाएगा? क्या तुम उन अनगिनत प्रजातियों का बदला लोगे जिन्हें हमने मिटा दिया? मैं उसे बस शांति से देखता रहा। उसकी पूरी सल्तनत राख होने वाली थी, पर उसके चेहरे पर खौफ नहीं था। मैंने जवाब दिया, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी वार्निंग को हल्के में लिया, इसलिए अब तुम्हारा गेम ओवर करना पड़ेगा। तुमने कुदरत का बैलेंस को दुनिया से मिटा दिया। मैं तुम्हें अब और ज्यादा वायरस की तरह फैलने नहीं दे सकता। गिलगामेश ये सुनकर ऐसे मुस्कुराया जैसे उसे शांति मिल गई हो। उसने कहा, एक बार तुमने बताया था कि सिविलाइजेशन क्या होती है। क्या मरते वक्त मेरे कुछ और सवालों का जवाब दोगे? वहां मौजूद हर शख्स अपनी सांसें रोककर उस हजारों फीट ऊंचे दानव की ओर देख रहा था। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। अब ये विशाल दानव एकदम चुप था, तभी अचानक बादलों को चीरती हुई ऐसी गहरी आवाज आई जैसे कोई भारी भरकम सिस्टम बज रहा हो। ये आवाज नीचे उस टूटे फूटे लिए सीकिंग शहर में गूंज उठी। दानव ने कहा, अपना सवाल पूछो। एक पल के लिए पूरी दुनिया में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे वाइफ के सामने गलती पकड़े जाने पर होता है। चारों तरफ खून की नदियां बह रही थी, पर भागते हुए सिपाही अचानक रुक गए और अपनी गर्दन टेढ़ी करके आसमान के उस जाइंट को देखने लगे। सवाल पूछा गया, तुम हमें किस तरह से तबाह करोगे? उसने बड़े सुकून से जवाब दिया, मैं पानी इस्तेमाल करूंगा। फिर उसने बात पूरी करते हुए कहा, मैं एक ऐसी भयंकर बाढ़ लाऊंगा जो तुम्हारी इस पूरी सभ्यता और तुम लोगों के पिछले सारे निशानों को हमेशा के लिए धो डालेगी। मानो एक पल के लिए सबकी सांसें ही थम गई हों। जमीन वाकई बहुत गंदी हो गई थी। हर तरफ बस पापी पापी भरे थे। तो अब ये विजडम बीस्ट यानी अक्ल का देवता इस पाप की दुनिया को साफ करने के लिए बाढ़ का सहारा लेगा। लेकिन भाई, ये दानव कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, पूरी दुनिया को डुबोने वाली बाढ़ कैसे ला सकता है? ये तो किसी नॉर्मल जानवर की ताकत नहीं है। ये तो कुछ अलग ही लेवल का खेल है। लोग खौफ के मारे कांप रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इस लेजेंडरी विजडम बीस्ट के लिए आखिर कौन सा शब्द इस्तेमाल करें। तभी दूसरा सवाल आया, इस चपटी और चौकोर दुनिया में आखिर तुम्हारे पैरों के निशान कभी क्यों नहीं दिखे? तुम आखिर टपके कहाँ से हो? तुम असल में हो क्या चीज, और हमें दूसरी नस्लों का कचरा करने से क्यों रोक रहे हो? तुम कहते हो कि सब बराबर हैं, लेकिन ये जंगली और समझदार नस्लें तो पहले से ही। तो ये सारे घास फूस तुम्हारे लिए बराबर हैं। मतलब ये जमीन तुम्हारे लिए क्या चीज है भाई? मैंने अपना भारी भरकम सिर झुकाकर उस गिरे हुए हीरो राजा की तरफ देखा। अब मैं पूरे शहीदों के शहर के ऊपर खड़ा होकर ऐसी आवाज में बोला जो सीधे जमीन फाड़ कर निकल रही थी। मैंने कहा, सुनो बे, ये पूरी दुनिया मेरी बनाई हुई है और तुम सब मेरी प्रजा हो। चाहे तुम जंगली हो, दिमाग वाले हो, या फिर रास्ते किनारे उगे हुए पौधे, मेरे लिए सब एक ही लेवल पर हैं। भाई साहब, ये सुनते ही वहां का माहौल ऐसा हो गया जैसे किसी ने सन्नाटे का इंजेक्शन लगा दिया हो। नीचे खड़ी पब्लिक की सांसें ऐसे अटक गई जैसे अचानक नेट पैक खत्म हो गया हो। वो जियामेशी
जो पहले सदन में बुद्ध बना खड़ा था अचानक जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी धीरे धीरे पागलों वाली चीख में बदल गई। वो बोला, क्या बात है, गजब ही मजा आ गया। हम अब तक लड़ किससे रहे थे भाई? जिसे हम सिर्फ एक दिमाग वाला बड़ा सा जानवर समझ रहे थे, वो तो असल में सबका बाप निकला। वो तो सब कुछ बनाने वाला क्रिएटर है। ऐसे बंदे को तो भगवान बोलना चाहिए। मैं भी कितना बड़ा वाला था, अपनी घिसी पिटी हिस्ट्री की किताब का नाम जेनेसिस रखकर घूम रहा था, जैसे मैंने ही सारा रायता फैलाया हो। पर असली सच तो यह है कि असलियत में सब कुछ इस विजडम जाइंट ने ही बनाया है। ये सब उसकी प्रजा है। ये कैसी खौफनाक ताकत है। गिलगामेश की आवाज अचानक रुक गई और फिर जो हंसी छूटी भाई साहब, जैसे आसमान ही फट गया हो। वो जितना पागलों की तरह हंस रहा था, मैं उतना ही शांत था। मेरा ये बादलों को चूमता हुआ विशाल शरीर शहर के किनारे खड़ा होकर इस आखिरी सांसें ले रहे तथाकथित हीरो किंग को चुपचाप देख रहा था। अब देखो, मैं तो ठहरा बहुत ही शरीफ और ठंडे दिमाग वाला बंदा, तो मैंने सोचा चलो इसकी इस आखिरी बदतमीजी और मरते वक्त के पागलपन को झेल लेता हूँ। तभी उसने झटके से अपना आखिरी सवाल दागा, तुमने हमारी ये दुनिया बनाने में कितने दिन लगाए? अब इस सवाल ने मुझे गहरी सोच में डाल दिया। सच बताऊं तो उस टाइम अपने बगीचे को सैंड बॉक्स बनाने के चक्कर में मैंने काफी मिट्टी खोदी थी और हाथ से पहाड़ वहाड़ बनाए थे। उस चौकोर जमीन को पूरी तरह तैयार करने में मुझे पूरे एक हफ्ते का टाइम लगा था। तो मैंने उसे एकदम सच बता दिया, मुझे ये जमीन बनाने में पूरे 7 दिन लगे। 7 दिन? भगवान ने सब कुछ सिर्फ 7 दिन में बना दिया। गिलगामेश तो सन्न रह गया। वो जमीन पर गिरकर ऐसे हंसा कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसे अपने अंदर कुछ टूटने की आवाज आई। ये उसके घमंड और अकड़ के चकनाचूर होने की आवाज थी। जब दिल पूरी तरह मर जाता है ना, तो इंसान ऐसे ही पागलों की तरह हंसता है। सिर्फ 7 दिन। हंसते हंसते उसका होश खोने लगा और धुंधली यादों में उसे अपना बचपन याद आए, जब वो मेरी हथेली पर खड़ा होकर पहला सवाल पूछ रहा था कि आखिर ये सभ्यता क्या होती है। जवाब मिला था कि सभ्यता एक आग है, ज्ञान है और एक सिस्टम है। ये वो सबसे बड़ी ताकत है जो अक्ल का इस्तेमाल करके खुद की हिफाजत करती है। गिलगामेश की हंसी और तेज होती गई। हवाओं, पहाड़ों और नदियों को चीरते हुए इस पूरी धरती पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया है। ये बेचारे झोंग युआन के लोग अपनी गर्दनें उठाए आसमान की तरफ ऐसे देख रहे हैं, जैसे इनका महंगा वाला रिचार्ज अचानक खत्म हो गया हो। हर तरफ यानली के राजा का वो आखिरी दर्द भरा गाना गूंज रहा है और लोग पागलों की तरह रो रहे हैं। और लो भाई, हमारे महान एपिक हीरो गिलगामेश की कहानी का द एंड हो गया। जो कल तक इतिहास बना रहा था, आज खुद इतिहास की धूल बन गया है। मैं भी लंबी सांसें भरते हुए इस तथाकथित हीरो को जाते हुए देख रहा हूँ। यार सच बताऊं तो मुझे इन फालतू की लड़ाइयों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तूने जो पूछा मैंने उसका सीधा सीधा जवाब दे दिया, पर तुझे तो शांति मिलती ही नहीं थी। अब मेरे पास कोई अमर होने वाला च्यवनप्राश तो है नहीं जो तुझे दे देता। भाई मैं तो खुद यमराज के बुलावे का इंतजार कर रहा हूँ। तूने फालतू में अपनी जान दे दी। नीचे देखो, जनता का रोना धोना चालू है। लोग चिल्ला रहे हैं कि हमारा सबसे पावरफुल राजा गिलगामेश निकल लिया। उसने तो सीधे भगवान को ही चैलेंज कर दिया था। पर अब वो मर चुका है और हमारी पूरी तरह से बैंड बज चुकी है। ये लोग डर के मारे इधर उधर ऐसे भाग रहे हैं जैसे पुलिस को देखकर बिना हेलमेट वाले भागते हैं। पर भाई भाग कर जाओगे कहाँ? ये दुनिया गोल नहीं, इसके किनारे हैं और तुम वही जाकर फंसने वाले हो। अब जरा इस इतिहास लिखने वाले बेचारे को देखो। शहर की ऊंची दीवार पर खड़ा ये बंदा थर थर कांप रहा है। जब उसे दुनिया का कड़वा सच पता चला तो उसके पसीने छूटने लगे। वो सोच रहा है कि मरने से पहले ये सब लिख डालता हूँ, वरना आने वाली पीढ़ी को पता कैसे चलेगा कि उनके पूर्वजों के साथ कितना बड़ा स्कैम हुआ था। अभी अभी उसने बड़े टशन में लिखा था कि कैसे गिलगामेश ने उस अक्ल वाले दानव को टक्कर दी थी, और अब कांपते हुए हाथों से वो अपनी डायरी का अगला पन्ना पलट रहा है। अभी मैं अपनी किस्मत को कोस ही रहा था कि तभी एक चमकता हुआ गोरा लौंडा मेरे पैरों के पास धमकता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा थैला था, और भाई साहब जैसे ही उसने वो थैला खोला, अंदर से कोई आईफोन नहीं बल्कि एक कटी हुई मुंडी निकली। मतलब गिफ्ट देने का तरीका वो देखो इनका। वो चीख कर बोला, वो महान बुद्धिमान दानव हमारे जंगल के राजा लीची दू अपनी गलतियों के लिए माफी मांग रहे हैं। अब ये देखकर मेरा दिमाग चकरा गया। साला 3 राजाओं में से सिर्फ 2 ही आए थे, और ये तीसरा वाला तो जमीन पर लेटकर ऐसे गिड़गिड़ा रहा था जैसे सेल में आखिरी जूता बचाओ। उसने रोते हुए कहा कि हम यनली के लोग सिर्फ जंगली और जाइल नहीं हैं। हमारे गुरु लीची दू ने खुद की जान दे साबित कर दिया कि वो उस इंसान पर कभी तलवार नहीं उठाएंगे जिसने हमें जीना सिखाए। हम सब पापी नहीं है मालिक। तो जब आप ऊपर से अपना कहर बरसाओ तो हम यनली वालों के लिए जीने की एक छोटी सी उम्मीद छोड़ देना। सच बताऊं तो उस राजा की ये बात सुनकर मेरी भी ठंडियां निकल गई। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये गिलगामेश लौंडा इतना बड़ा साइको निकलेगा और इस हद तक पागल हो जाएगा। देखो भाई, मेरा इरादा इन नमूनों को जड़ से मिटाने का कभी नहीं था, पर ये लोग कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहे थे। इनकी बदतमीजी और खुद को 30 मार खा समझने की आदत ने मुझे मजबूर कर दिया। अब जब इतना रायता फैलाया है तो भाई सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी ना। मैंने साफ कह दिया कि अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करो और एक बहुत बड़ा आर्क, यानी वो नूह वाली नाव जैसा कुछ बनाओ। दुनिया के हर जीव का कम से कम एक जोड़ा संभाल लो, और अपने उस लीची दू वाले जंगल के काम के लोगों को भी जहाज पर चढ़ा लो, क्योंकि अब तुम्हारा ये भाई भयंकर बाढ़ लाने वाला है। बस इतना बोलकर मैं वहां से टशन में निकल गया। पीछे मुड़कर देखा तो वहां तो भाई इमोशनल माहौल बना हुआ था। लोग ऐसे कांप रहे जैसे किसी ने जोर का झटका दे दिया हो। उनको लगा कि चलो, किंगडम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, उम्मीद की एक किरण अभी भी बाकी है। अब सब लगे हैं थैंक यू गॉड बोलने में, और वो इतिहास लिखने वाला बंदा
वो तो अलग ही लेवल का मक्खन लगा रहा है। उसने अपनी किताब जेनेसिस के यानली किंगडम वाले पन्ने पर लिख दिया कि हमारे राजा लीची दुओं की शराफत देखकर भगवान का दिल पसीज गया और उन्होंने हम पापी इंसानों को जीने का एक मौका दे दिया। सच बताऊं तो मुझे तो हंसी आ रही थी, पर चलो क्रेडिट देने में क्या जाता है। मैं अपने आंगन में वापस आया और उस कोने की तरफ गया जहाँ मैंने और सुछिंग ने शॉपिंग के दौरान एक हाई प्रेशर वाटर गन खरीदी थी। मुझे क्या पता था कि वो खिलौना आज इस काम आएगा। जब तक मैंने उस गन को चेक किया और पाइप वगैरह सेट किया तब तक यहाँ मुश्किल से 15 मिनट हुए होंगे, पर उस सैंडबॉक्स की दुनिया में तो पूरे 120 दिन निकल गए। वहाँ लोग पागलों की तरह तेज भाग रहे थे और उस पुराने बोनसाई के पेड़ को काटने में लगे थे जिसे मैंने कभी वहाँ सजावट के लिए रखा था। अब भाई ने एक तगड़ी सी नाव यानी आर्क तैयार की और उसमें हर तरह के जीव जंतुओं के बीज और उनके नन्हे मुन्ने बच्चों को लोड कर दिया। मतलब पूरी दुनिया की जितनी भी प्रजातियां थी सबको इसी एक नाव में ठूस दिया गया। शुक्र है कि ये दुनिया ज्यादा बड़ी नहीं थी और सब एक ही जगह जमा थे, वरना मेरा तो पेट्रोल खत्म हो जाता। अब टाइम था असली सफाई अभियान का। मैं अपने सैंड बॉक्स के पास गया और करीब 15 मीटर की दूरी से अपनी हाई प्रेशर वाटर गन तान दी और फिर क्या, सीधे धुलाई शुरू। वो सफेद रंग का हाई प्रेशर पानी सीधा उन बगीचे वाले शहरों पर जाकर लगा। बड़े बड़े पेड़ गिर गए और वो आलीशान शहर पल भर में मलबे में बदल गए। बेचारे जानवर जंगल छोड़कर ऐसे भाग रहे थे जैसे सेल लगी हो, पर भाई पीछे से आती उस सफेद मौत से तेज कौन भाग सकता है। देखते देखते पूरी दुनिया उस सफेद पानी में डूब गई। उधर नाव पर बैठे लोग आसमान को ऐसे देख रहे थे जैसे उनकी जान हलक में आ गई हो। उन्हें लगा कि पाताल के सारे दरवाजे खुल गए हैं और आसमान ने सीधे उन पर पाइप खोल दिया है। ऊपर से गिरता वो पानी किसी सफेद झरने जैसा लग रहा था जिसने देखते देखते पहाड़ों और नदियों का वजूद मिटा दिया। नाव पर खड़े व्यापारी, अमीर लोग और गुलाम, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें लगा कि शायद ऊपर वाला इन पापियों से तंग आ गया है और धरती को रगड़ रगड़ कर धो रहा है। उनके हिसाब से जो सबसे शरीफ थे बस वही नाव पर बच पाए थे। बस इसी दिन को इतिहास में महाप्रलय के नाम से दर्ज किया गया। यानली सभ्यता की आखिरी चमक अब बुझने वाली थी, तो उनके लीडर यानली ने फैसला किया कि जो मुट्ठी भर लोग बच गए हैं उन्हें लेकर इस आखिरी आर्क यानी एक विशाल नाव पर सवार होकर इस महाप्रलय से दूर भाग लिया जाए। अब इसी नाव के एक सुनसान कोने में हमारा बेचारा इतिहासकार बेई मिंग बैठा है। हाथ में पंख वाला पेन लिए वो बुरी तरह लड़खड़ाते हुए डेक पर गिर पड़ा है, पर उसका दिमाग अभी भी उसी जादुई और शानदार भगवान वाली फिगर के ख्यालों में डूबा है जो उसने देखी थी। वो कहता है कि भाई हमारी दुनिया तो चपटी है और इसे साक्षात भगवान ने बनाया है, वो भी सिर्फ 7 दिनों में। क्या बात है भाई, इतनी तगड़ी स्पीड और इतना भारी काम। अब बेईमिंग के हाथ कांप रहे हैं और बूढ़ी आंखों में धुंधलापन है, पर वो अपने ख्यालों से उस भगवान के 7 दिनों वाले क्रिएशन की कहानी को पूरा करने में जुट गया। उसने पेन उठाया और लिख डाली जेनेसिस यानी सृष्टि की रचना के उन आखिरी 7 दिनों की दास्तान। पहले दिन भगवान ने कहा कि भाई थोड़ा उजाला होना चाहिए, और लो भाई लाइट आ गई। उन्होंने उजाले और अंधेरे को एक दूसरे से अलग कर दिया। उजाले को दिन कहा और अंधेरे को रात। दूसरे दिन भगवान ने कहा कि इस पानी के बीच में थोड़ी हवा की जगह होनी चाहिए ताकि बाउंड्री बनी रहे, और बस बन गया हमारा आसमान। तीसरे दिन भगवान ने ऑर्डर दिया कि पूरी दुनिया का पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए ताकि सूखी जमीन बाहर निकल सके, और बस भाई पानी और सूखी जमीन अलग हो गए। भगवान ने इस जमीन को कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप कहा और उस इकट्ठे हुए पानी को समंदर। फिर पांचवें और छठे दिन भी काम चलता रहा और 7वें दिन तक दुनिया का सारा तामझाम सेट हो गया। अब भगवान थक गए थे तो उन्होंने सोचा कि चलो आज संडे मनाते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं, और उन्होंने पिछले 6 दिनों की अपनी मेहनत को आशीर्वाद दिया। अब आने वाले वक्त में लोगों ने इस इतिहासकार के इन ख्यालों को ही असली सच मान लिया, जैसे कि क्रिएटर गॉड खुद इनके सामने बैठकर एक एक बात डिटेल में समझा कर गए हों। अब भाई खुद सोचो, भगवान को क्या पड़ी है जो अपना स्टेटस भूलकर तुम जैसे मामूली इंसानों को अपनी डायरी दिखाएंगे और हिसाब देंगे कि उन्होंने दुनिया कैसे बनाई। पर क्या करें भाई, पब्लिक को तो ऐसी ही चटपटी कहानियों पर भरोसा करना पसंद है। कहानी में तो यही लिखा है कि 7वें दिन भगवान ने चिल किया, और लोग भी यही मानने लगे कि भगवान अपना लेवल नीचे गिराकर इन मामूली बंदों के पास आए होंगे ताकि उन्हें तसल्ली से बता सके कि आखिर ये दुनिया कैसे बनाई गई। तो भाई लोगों, इन लोगों ने इस दिन को छुट्टी का दिन या यूं कहें कि एक पवित्र दिन घोषित कर दिया। अब इस धरती का रिवाज ही बन गया है कि लोग इस दिन काम धंधा छोड़कर बस आराम फरमाते हैं। मैंने भी अपनी हाई प्रेशर वाली वाटर गन उठाई और अच्छी तरह से रगड़ कर सफाई की ताकि कहीं कोई कसर न रह जाए। जब पक्का हो गया कि सब चकाचक है तब जाकर मैंने स्विच बंद किया और फालतू का सामान समेट लिया। लो भाई, हो गया पूरा बोर्ड साफ। अब सब कुछ जीरो से शुरू होगा। असल में इन प्रजातियों ने इतनी ज्यादा मार्केट मचा दी थी और अपनी आबादी इतनी बढ़ा ली थी कि मेरा ये सैंडबॉक्स वाला संसार ही टूटने की कगार पर आ गया था। अब मैंने हर प्रजाति का बस एक जोड़ा छोड़ा है ताकि धीरे धीरे इको सिस्टम फिर से पटरी पर आ जाए। उम्मीद है इस बार थप्पड़ खाने के बाद ये थोड़े सुधर जाएंगे और अपनी लिमिट में रहेंगे। तभी पास खड़े मेरे क्रिएशन ब्रेन ने अपनी ज्ञान की गंगा बहाना शुरू किया। वह बोला कि अगर आप इन्हें खत्म नहीं भी करते तो भी ये खुद को तबाह कर लेते। ये सब कुछ खा पी कर आखिर में खुद ही भूख से मर जाते, तो अच्छा ही हुआ कि आपने पहले ही इन्हें नया जन्म दे दिया। मैंने एक लंबी सांस ली और उसे झाड़ते हुए कहा कि भाई मैं उतना कमजोर नहीं हूँ जितना तू सोच रहा है। मुझे तेरी हमदर्दी की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा बुरा लग रहा है और कुछ नहीं। लेकिन यह सिस्टम भी कहाँ चुप रहने वाला था। वह फिर से शुरू हो गया। एक ब्रूड मदर क्वीन होने के नाते जिसने अनगिनत प्रजातियों को जन्म दिया है, आप तो महान क्रिएटर हैं। आपको तो इन प्रजातियों के बनने
और मिटने की आदत डाल लेनी चाहिए। यह सुनकर मेरे माथे की नसें फट पड़ी। मैंने उसे टोकते हुए कहा, ओ भाई अपनी जानकारी दुरुस्त कर ले, मैं लड़का हूँ, मर्द, और ये ब्रूड मदर क्वीन वाला टैग मेरे सामने दोबारा मत लेना। ये जो तू कह रहा है कि ये सब मेरे हाथ से बने हुए छोटे छोटे मोमोज जैसे बच्चे हैं, इसे बंद कर। खैर जो भी हो, इस दुनिया में अब फैमिली प्लानिंग बहुत जरूरी है। मैंने उसकी बकवास को बीच में ही काटा और आंगन के दरवाजे पर रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। वहां बैठकर मैं बड़े आराम से छीला हुआ फल खाने लगा। सोचा है कि कल कस्बे में जाकर 2 किलो फल और ले आऊंगा। आखिर पेट का मामला है भाई, और अपने पेट का ख्याल तो खुद ही रखना पड़ेगा, वरना यह लेखक मुझे कोई खतरनाक बीमारी देकर ऊपर न पहुंचा दे। काफी समय बाद मैंने अपनी काली नोटबुक उठाई और उसमें नोट लिखना शुरू किया। यह विशाल दित्यों का युग है। मैंने सोचा था कि इसका नाम हैवानियत का दौर रखूंगा, जो बिल्कुल पुराने डायनासोर वाले जमाने जैसा लगे। लेकिन अब जब यहाँ पर, तो भैया मैंने डिसाइड किया है कि इस नए जमाने का नाम च्वांग सीजी यानी जेनेसिस ही ठीक रहेगा। अगर इसका कंपैरिजन अपनी अर्थ वाली हिस्ट्री से करें तो ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे डायनासोर के टाइम पर आसमान से पत्थर गिरे थे और सबका पत्ता कट गया था। बस यहाँ सीन थोड़ा गीला है। पत्थर की जगह ऊपर वाले ने नल खुला छोड़ दिया और भयंकर बाढ़ से उन विशाल दरिंदों और चोंग युआन यानी कीड़ों की सल्तनत को डुबो दिया। अपनी डायरी में डार्क एरा, लाइट एरा और न्यू एरा के बाद अब मैंने चौथे पन्ने पर इस चोंग सीजी की बर्बादी दर्ज की। सीन ये था कि कीड़ों ने अपने कबीले और शहर तो बना लिए थे और वो उस टाइम के असली डॉन बन गए थे, लेकिन साले थे बड़े जालिम। उनका ये टॉक्सिक बिहेवियर ऊपर वाले को जरा भी पसंद नहीं आया और उसने ऐसी बाढ़ भेजी कि 99% आबादी का वहीं दी एंड हो गया। ये तीसरी महातबाही लिखने के बाद मैं तो घोड़े बेचकर सो गया। पर अगली सुबह जब मैं सोकर उठा और ब्रश करने लगा तो भाई साहब, शरीर के अंदर ऐसी पावर महसूस हुई कि जैसे किसी ने बिजली का नंगा तार पकड़वा दिया हो। अपनी बॉडी स्ट्रक्चर चेक किया तो मैं खुद दंग रह गया। आईने में देखा तो मेरी हाइट अब अचानक बढ़कर 1 मीटर 83 सेंटीमीटर हो गई थी। चेहरे के नक्श इतने शार्प और डैशिंग हो गए थे कि मैं खुद को ही किस कर लूं। बॉडी तो कतई ग्रीक स्कल्पचर जैसी हो गई थी। मतलब कपड़े उतारो तो मस्कुलर और पहनो तो स्लिम। ये तीसरी तबाही से जो पावर मुझे वापस मिली थी वो पिछली 2 बार के मुकाबले कई गुना ज्यादा पावरफुल थी। अब मेरी ताकत किसी टॉप एथलीट जितनी हो चुकी थी। मैंने अपनी मुट्ठी भींची तो उसमें जबरदस्त धमाके वाली पावर महसूस हुई। लेकिन ये खूबसूरती और अब मेरी बॉडी किसी विदेशी देवता की तरह एकदम परफेक्ट हो गई है। पर सच कहूं तो ये देखकर मेरा सिर चकरा रहा है। अगर सू किन ने मुझे इस हाल में देख लिया तो वो पक्का यही सोचेगी कि मैंने कोई तगड़ा वाला फोटोशॉप का फिल्टर लगा लिया है। और भाई, अगर ऐसे ही बाहर घूमा तो लोग मुझे लैब में ले जाकर मुझ पर रिसर्च शुरू कर देंगे। मैंने फौरन उस सिस्टम वाले दिमाग से पूछा कि क्या मैं अपने इन जीन्स को वापस बदल सकता हूँ। मतलब इतना ज्यादा हैंडसम दिखना भी खतरे से खाली नहीं है। अगर इस चेहरे के साथ सड़क पर निकल गया तो लड़कियां तो क्या, पड़ोस वाली आंटियां भी चिल्लाने लगेंगी। यार पहले वाली शक्ल ही काफी थी। सुकिन और गांव के पड़ोसियों को तो पहले ही समझाना मुश्किल हो रहा था, अब अगर बार बार चेहरा बदला तो सबको शक हो जाएगा। पहले मेरा शरीर बहुत कमजोर था, इसलिए मैं इन बदलावों को झेल नहीं सकता था। पर अब मैं काफी ताकतवर हो चुका हूँ और उन कीड़ों वाले जर्ग सेल्स को अपनाने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी कैंसर से तड़प तड़प कर एक नॉर्मल इंसान की तरह मरने में कोई मजा नहीं है। उससे अच्छा तो कीड़ा बनना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो बस मैंने कह दिया कि इन सेल्स को मेरी बॉडी में डाल दो। जैसे ही ये प्रोसेस शुरू हुआ मेरी रूह तक कांप गई। इतना खतरनाक दर्द था कि पूरे शरीर से पसीना छूटने लगा और मैं बिस्तर पर गिरकर तड़पने लगा। फिर सीधा बेहोश हो गया। जब 3 घंटे बाद होश आया तो पूरे शरीर पर काली गंदगी जमी हुई थी। जल्दी से नहाकर और कपड़े बदलकर जब मैंने खुद को चेक किया तो सब कुछ बदल चुका था। अब मेरे अंदर असीमित ताकत है। अब मैं एक असली जर्ग बन चुका हूँ जिसके पास कीड़ों वाली सेल्स की पावर है जो तेजी से सब कुछ एनालाइज कर सकती है। अब भाई के पास ऐसी पावर है कि मैं अपने शरीर के डीएनए को जैसे चाहूं वैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। मैंने अपनी आंखें बंद की और उस अंधेरे में मुझे एक मुड़ा हुआ डीएनए का ढांचा दिखाई दिया। इंसानी जीन्स में जो फालतू का कचरा भरा होता है ना, उसे सिस्टम ने पूरी तरह से साफ करके ऑप्टिमाइज कर दिया था। अब सिर्फ काम की चीजें बची थी और बाकी की जगह एकदम खाली पड़ी थी, जैसे किसी बेरोजगार का बैंक बैलेंस। पर जैसे ही मैंने उन कैंसर सेल्स को लात मारकर बाहर निकालने की कोशिश की, तभी उस क्रिएशन सिस्टम ने अपनी ठंडी आवाज में जवाब दिया कि बेटा, ये तुम्हारी बॉडी का बेसिक हिस्सा है और इन्हें तुम डिलीट नहीं कर सकते। अब भाई की तो वाट लग गई। जब इन्हें बाहर नहीं निकाल सकते तो अब इन्हें ठीक करने का ही कोई तगड़ा जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा। और सुनो, सिस्टम ने एक और डरावनी बात बताई। ये कैंसर सेल्स असल में शरीर के गद्दार सेल्स हैं। मैं जितना ज्यादा ताकतवर बनूंगा ये साले भी उतने ही पावरफुल हो जाएंगे। मतलब मेरी तरक्की इनके लिए किसी बम्पर सेल से कम नहीं है। ये मेरे अंदर पागलों की तरह फैल रहे हैं। इस बार जो मैंने दुनिया में तबाही मचाई थी, अगर उससे थोड़ी और ताकत चूस लेता तो मैं सीधा ऊपर वाले को प्यारा हो जाता। मेरी तो सच में फटके हाथ में आ गई थी। अब कुछ टाइम तक मैं ऐसी कोई भी खतरनाक पावर वापस नहीं ले सकता। इसका मतलब ये है कि अगर ये जीव इस जमीन पर नंगा नाच भी करें और आतंक मचा दे तो भी मैं इन्हें मारकर दुनिया को रिसेट नहीं कर सकता। मुझे बस चुपचाप बैठकर इनका तमाशा देखना होगा। मुझे कल रात उस मरते हुए जीव की तड़प याद आ गई जिसे देखकर मुझे भी मौत से खौफ होने लगा है। मेरा पेट का कैंसर अब मिडिल से लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका है। मौत से तो सबको डर लगता है, और सच कहूं तो क्या मैं वाकई बच पाऊंगा? मैं उठकर बाहर की तरफ चल दिया क्योंकि अब हाथ पैर मारने के लिए वक्त बहुत कम बचा है। मुझे जल्दी से अगले दौर की शुरुआत करनी होगी और इस सैंडबॉक्स वाली दुनिया में एक नई सभ्यता और जादुई शक्तियों को पैदा करना होगा
ताकि अपनी जान बचाने का कोई रास्ता निकल सके। सुपर नेचुरल ताकतों के बीच कैंसर वाली बीमारी का इलाज ढूंढते हुए मैंने अपने सैंडबॉक्स यानी उस नकली दुनिया की तरफ देखा। वहां सब कुछ एकदम सूखा पड़ा था, जैसे मोहल्ले की आंटी ने किसी की बुराई करके उसे जड़ से खत्म कर दिया हो। बाहर की बस एक रात बीती थी, जिसका मतलब सैंडबॉक्स के अंदर के लगभग 40 से 50 साल निकल चुके थे, पर फिर भी वो दुनिया पूरी तरह से संभल नहीं पाई थी। हर जानवर का बस एक एक जोड़ा बचा था जो धीरे धीरे अपनी आबादी बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। ऊपर से ये लोग अब भगवान की चेतावनी को ऐसे सीरियसली ले रहे थे जैसे बोर्ड एग्जाम के एक दिन पहले कोई बैक बेंचर पढ़ाई को लेता है। इन्होंने फालतू का खून खराबा बंद कर दिया था और अब सिर्फ जिंदा रहने के लिए शिकार कर रहे थे। यहाँ तक कि ये दूसरी प्रजातियों को बढ़ने में मदद भी कर रहे थे ताकि उनकी तादाद बढ़ सके। तबाही के बाद अब अजीबोगरीब नए जीव भी पैदा होने लगे थे। बिल्कुल वैसा ही नजारा था जैसे किसी प्रलय के बाद नई जिंदगी फिर से अंगड़ाई ले रही हो। दुनिया फिर से बसने तो लगी थी, पर भाई स्पीड इतनी कम थी कि चींटी भी इसे ओवरटेक कर ले। इधर बेचारी गो की बीमारी उसका छोड़ने को तैयार नहीं थी और टाइम हाथ से निकलता जा रहा था। मैंने एक लंबी सांस ली और सोचा कि क्या मुझे दूसरा बॉक्स खोल देना चाहिए, एक नया संसार जहाँ की सभ्यता में सुपर पावर जादू जैसी चीजें हो। पर फिर लगा कि भाई अभी तो इस छोटे से सैंडबॉक्स में सुपर पावर की शुरुआत हुई है। अगर एक साथ ज्यादा चीजें करने की कोशिश तो कहीं ऑथर की स्क्रिप्ट की तरह सब रायता न फैल जाए। इसलिए मैंने अपना दिमाग दौड़ाया। इंसान का दिमाग बड़ा ही टेढ़ा होता है और वो इवोल्यूशन के उन रास्तों पर भी जा सकता है जो नॉर्मल साइंस की समझ से बाहर है। आके बैठकर अपना सिर फोड़ने से अच्छा है कि मैं बहुत सारे लोगों के दिमाग का इस्तेमाल करूं। मुझे बचपन में खेला हुआ वो स्पोर वाला गेम याद आया, जहां खिलाड़ी एक छोटे से कीड़े से अपनी जिंदगी शुरू करता और धीरे धीरे इवोल्यूशन के जरिए बड़ा जीव बन जाता है। बस फिर क्या था, मैंने एक छोटा माइक्रो सैंड बॉक्स बनाने का फैसला किया। तो भाई मेरे दिमाग की बत्ती जली और मैंने सोचा कि सारा काम मैं अकेले ही क्यों करूं, क्यों ना इसे एक ऑनलाइन गेम जैसा बना दूं। लोग VR डिवाइस लगाकर अंदर आएंगे और मेरे लिए नई नई प्रजातियां इवोल्व करेंगे। मतलब ये तो वही बात हो गई कि काम मेरा और मेहनत तुम्हारी। लेकिन हाँ, यहाँ कोई मॉन्स्टर मारो और लेवल अप करो वाला फालतू सिस्टम नहीं चलेगा, क्योंकि ये गेम नहीं असली दुनिया है बॉस। मैंने सोचा इसे माइनक्राफ्ट जैसा ओपन वर्ल्ड सैंड बॉक्स बना देता हूँ। प्लेयर्स के लिए सेल डिवीजन की स्पीड 10,000 गुना बढ़ा दूंगा ताकि वो एक नन्हे से कीटाणु से शुरू करें और खुद ही अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाएं। 2-3 दिन में एक पूरा राउंड खत्म जिसमें वो पैदा होंगे, इवोल्व होंगे और बूढ़े होकर निकल लेंगे। ये मेरा एक छोटा सा साइड प्रोजेक्ट है जिस पर मैं ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा असली फोकस तो बड़े सैंड बॉक्स पर है। मैं बस हर राउंड में से सबसे यूनिक और ताकतवर प्रजाति चुनूंगा और उसे बड़े वर्ल्ड में डाल दूंगा ताकि दुनिया और बेहतर बने। आखिर एक ही अकलमंद प्रजाति यानी चोंग युआन के भरोसे पूरी दुनिया छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। कब रायता फैला दे कुछ पता नहीं। सिस्टम ने बोला कि 3 दिन में सब सेट हो जाएगा। VR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मैंने घर के बाहर 30 स्क्वायर मीटर का एक छोटा सा सैंड बॉक्स तैयार कर लिया। वही पुराना जादुई कुदाल चलाया और अपनी पुरानी सेटिंग के हिसाब से लो जी, माहौल सेट हो गया। फिर इंटरनेट की गलियों में मैंने एक नया VR गेम स्पोर इवोल्यूशन के नाम से बीटा वर्जन में डाल दिया। इसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखा, सैंड बॉक्स फार्मिंग गेम, शुरुआत एक नन्हे से कीटाणु से होगी। और गेम शुरू होते ही भाई इस गेम का स्लोगन था, अनलिमिटेड इवोल्यूशन और टाइम पास करने वालों की पहली पसंद। चिनवेन सान को शुरू में लगा कि ये कोई और फालतू गेम होगा जो बस अपनी झूठी तारीफ करता है, पर जब उसने देखा कि गेम का साइज 3 GB है तो उसे थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई। उसने गेम डाउनलोड किया, रजिस्टर किया और जैसे ही अपना VR चश्मा पहनकर अंदर गया, भाई के तो होश ही उड़ गए। उसे अपनी बॉडी में सच में फील हो रहा था जैसे वो वाकई समंदर में तैर रहा हो। चिनवेन सान का दिमाग एकदम सुन्न हो गया क्योंकि वो समझ आ गया था कि ये किसी वैसी टेक्नोलॉजी का काम नहीं है। पर गेम के अंदर घुसते ही उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि अभी वो सिर्फ एक सिंगल सेल वाला जीव था, यानी एक जिंदा मोमो जैसा। उसे आगे बढ़ने के लिए पहले आंखें और देखने का सिस्टम बनाना था। भाई ने वहां इतनी बार मौत का स्वाद चखा कि गिनती भूल गया। पीढ़ियों तक मेहनत करने के बाद उसने आखिर में अपनी आंखें और एक मुंह बना ही लिया ताकि शिकार कर सके। पर बदकिस्मती देखो, उसकी आंखें इतनी कमजोर थी कि दुश्मन कब हमला कर देते उसे पता भी नहीं चलता। इस वजह से वो बार बार मारा जाता। अब भाई इतना सीरियस हो गया कि वो सीधा लाइब्रेरी पहुंच गया और इवोल्यूशन की मोटी मोटी किताबें पढ़ने लगा। आधे दिन की कड़ी मेहनत के बाद उसने फाइनली एक ऐसा जीव तैयार किया जो सर्वाइव कर सके। अनगिनत सालों की मेहनत के बाद अब उसके पास एक ऐसा क्रिएचर था जिसके चारों तरफ ढेर सारे हाथ पैर थे और बीच में एक बहुत बड़ी जहरीली आंख, जिसके ठीक नीचे नुकीले दांतों वाला एक छोटा सा मुंह था। चिनवेन सान को ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। वो अपने उस टेंटिकल वाले मॉन्स्टर को कंट्रोल करते हुए जमीन पर चढ़ने लगा और वहां के असली लगने वाले पहाड़ों और नदियों को देखकर दंग रह गया। पर इधर मेरा हाल देखो, मैं अपने आंगन के दरवाजे पर बैठा हुआ सेब खा रहा था और धूप सेंक रहा था। जब मैंने दूर से इस अजीबोगरीब जीव को जमीन पर रेंगते हुए देखा तो मेरा दिमाग चकरा गया। ये कैसा अजीब नमूना इवॉल्व किया है भाई। इसकी आंख तो इतनी डरावनी और बड़ी है कि इसके पूरे शरीर का 70% हिस्सा तो वही घेर कर बैठी है। मतलब आंखें पाने के लिए इस बंदे के मन में कितनी ज्यादा तड़प थी। अगर इवोल्यूशन के हिसाब से देखें तो सारा न्यूट्रिशन तो इस फालतू की बड़ी आंख ने ही खा लिया होगा। और अब पक्का ये नेचर का सिलेक्शन तो चलता रहता है, पर ये नमूना देखकर मुझे थोड़ा मजा आ रहा है। ये ब्लड आई मॉन्स्टर कम और सड़क छाप एलियन ज्यादा लग रहा है। तभी दरवाजे पर आवाज आती, ढक ढक ढक। हमारी सू किंग खाना लेकर हाजिर है। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ता हूँ और चटाक
मैंने गलती से उस बेचारे ब्लड आई मॉन्स्टर को कुचल कर कीमा बना दिया। उधर चैन वेन शान के स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में फेल लिखा गया। भाई का दिमाग चकरा गया। उसका मॉन्स्टर ठीक से इवोल्व हो रहा था, जमीन पर रेंग कर बस दुनिया पर राज करने ही वाला था कि अचानक किसी के जूते के नीचे उसकी चटनी बन गई। वाह रे किस्मत। मैंने दरवाजा खोला और सुकिंग फिर से मेरे लिए जबरदस्त खाना लाई थी। उसने आंगन में झांक कर देखा और पूछा, तुम अकेले यहाँ खेती बाड़ी करके इतने खुश कैसे हो? मैंने कहा, बस भाई, मिट्टी से जुड़ा हूँ, खेती से सुकून मिलता है। पर वो मुझे ऐसे घूरने लगी जैसे मैंने कोई नया फिल्टर लगा लिया हो। वो बोली, तुम्हारे तेवर बदल गए हैं, एकदम हीरो वाली वाइब आ रही है। कहीं कोई सिस्टम वाला हैक तो नहीं लगा लिया? अब देखो, मैंने अपना चेहरा तो नॉर्मल कर लिया था, पर 3 बार प्रलय देखने के बाद जो स्वैग आता है वो छुपाए नहीं छुपता। मैंने उसका माथा छुआ और बोला, पागल हो गई है क्या? बुखार है तुझे? उसने टॉपिक बदलते हुए कहा, घर में बोर नहीं होते? चलो कभी बाहर घूम कर आते हैं। मैंने उसे हैरानी से देखा और पूछा, तुम सीरियस हो? तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड कहाँ गई? वो क्यों नहीं आई? उसने बताया कि ब्रेकअप हो गया है, बीमारी और नौकरी जाने के बाद सब छोड़ गए। अब उसे मुझ पर तरस आ रहा है। वो कहने लगी, तुम बेचारे अकेले मौत का इंतजार कर रहे हो, तो मैं तुम्हारे मरने से पहले तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। इससे मेरा बचपन का सपना भी पूरा हो जाएगा और मुझे मरीजों की देखभाल करना अच्छे से आता है। अब देखो, इस मैडम को कहती है कि मेरे आखिरी दिनों में ये मेरे लिए खाना बनाएगी, शॉपिंग कराएगी और बातें भी करेगी। मतलब मरने से पहले पूरा एंटरटेनमेंट। अब भाई, जैसे ही इसने आखिरी दिन बोला, मेरा तो चेहरा ही उतर गया। मैंने उसकी तरफ ऐसी मुस्कान के साथ देखा जैसे कह रहा हूँ, सीरियसली बहन, क्या तू सच में एक गर्लफ्रेंड की सारी ड्यूटी निभाने के लिए तैयार है? ये सुनते ही सुचिंग की तो जैसे हवा निकल गई। बेचारी ने तुरंत 2 कदम पीछे खींच लिए और अपने कपड़ों को ऐसे पकड़ा जैसे मैं उसे अभी कच्चा चबा जाऊंगा। कहती है, देखो, ये प्यार एकदम सादा और पवित्र है। तुम मरने वाले हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मेरी इज्जत के पीछे पड़ जाओगे। लोग कहें दिखावे के भाई, पर हम बन गए दिखावे के प्रेमी। और ये लड़की कितनी सीधी है यार, साफ साफ बोल दिया कि कुछ दिनों बाद हाई स्कूल की रियूनियन है, तो तुझे वहां चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं दिखने में हीरो हूँ और मुझे साथ ले जाकर वो अपनी सहेलियों के सामने टशन मारना चाहती है। अब मुझे साथ ले जाकर कपड़े भी दिलवाने इसे। भाई, इसके पास तो तगड़ा प्लान है। वैसे भी मैं खाली बैठा हूँ और जेब में पैसे भी हैं, तो सोचा चलो इसके साथ थोड़ा उड़ा ही लेते हैं। उसकी आंखों में देखकर समझ गया कि मैं तो गड्ढे में गिर चुका हूँ। इस छोरी को सिर्फ शॉपिंग के लिए पैसे और अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए एक हैंडसम बॉयफ्रेंड चाहिए था। चलो, मुफ्त में एक दिखावे की गर्लफ्रेंड और काम वाली मिल गई। ये भी बुरा सौदा नहीं है। हालांकि ये सिर्फ 3 मिनट के जोश वाली लड़की है, लेकिन कम से कम घर का साफ खाना तो मिलेगा। बाहर का खाना तो वैसे भी कचरा होता है और अपनी हेल्थ का ध्यान तो रखना ही पड़ता है। अब आते हैं काम की बात पर। मैंने उस खून वाली आंख वाले जीव पर रिसर्च की। भले ही मैंने उसे पैर से कुचल दिया था, लेकिन उसकी प्रजाति अभी भी उस छोटे से सैंडबॉक्स में मौजूद है। पर भाई, उनकी हालत पतली है, वो खत्म होने की कगार पर है। अब जिसका 2/3 शरीर सिर्फ एक बड़ी सी आंख हो, उसे तो कुदरत वैसे भी लात मारकर निकाल ही देगी ना। इनका सर्वाइवल तो नामुमकिन है। इन जीवों का दिमाग छोटा है, बड़े गुस्से वाले और दुष्ट हैं, पर उस बड़ी आंख की वजह से उनकी मेंटल पावर एकदम नेक्स्ट लेवल है। अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो ये पक्का मिट जाएंगे, पर शायद ये भी झोंग युआन की तरह कुछ खास साबित हो सकते हैं। बस अभी सामने आए ही हैं। अभी तो ये बहुत ही पिद्दी से हैं, लेकिन क्या पता बड़े होकर ये भी खली बन जाएं। मैंने सोचा है कि इस प्रजाति को अपने बड़े सैंड बॉक्स में ले जाऊंगा। वहां 100 एकड़ के बड़े सैंड बॉक्स में एक मस्त वाला दलदल बनाऊंगा। गाय का गोबर इस्तेमाल करके सड़ा हुआ कीचड़ फैलाऊंगा, ताकि बाद में वहां गैस बने और वो पूरा इलाका एक चिपचिपे दलदल में बदल जाए। फिर इन खूनी आंखों वाले जीवों को सीधा वहां जीने के लिए छोड़ दूंगा। वहां कोई कंपटीशन नहीं है, तो चाहे ये कितने भी कमजोर क्यों ना हो, वहां इनकी आबादी खूब बढ़ेगी। अब आगे चलकर ये पहले सुपर विलेन राक्षस बन पाते हैं या नहीं, ये तो पूरी तरह इनकी किस्मत पर। दूसरी तरफ छोटे सैंड बॉक्स वाला गेम तो इंटरनेट पर एकदम गदर मचा रहा है। हमारा पहला प्लेयर चेन वेन शान, उसने फोरम पर एक डिटेल रिव्यू डाल दिया है। उसका कहना है कि इसमें 100% असली टच वाला एहसास मिलता है। मतलब जिस जीव में तुम इवॉल्व होगे, तुम्हें बिल्कुल वैसा ही महसूस होगा। और अगर मर गए तो सीधा नया अकाउंट बनाओ और शुरू से शुरू करो। यहाँ कोई चीट कोड या गाइड काम नहीं आने वाली। उसने तो रिव्यू के आखिर में ये भी लिख दिया कि उसका गोल एक लेजेंडरी ड्रैगन बनना है, ताकि वो उड़कर आंगन में सेब छील रहे उस जाइंट के सिर पर जाकर पॉटी कर सके। भाई साहब, फिर से मेरे सिर पर पॉटी करने की बात। पिछले जिस बंदे ने मुझे उकसाने की हिम्मत की थी, उसका क्या हाल हुआ था पता है ना? मैंने चुपचाप ये बात अपने दिल पर ले ली है और उसका नाम अपनी लिस्ट में लिख लिया है। सिर्फ एक दिन में छोटे सैंड बॉक्स के 100 स्लॉट फुल हो गए। अब इंटरनेट पर हजारों लोग खून से खत लिख रहे हैं कि हमें भी बीटा टेस्ट में एंट्री दो। भाई, तुम्हें स्लॉट कम लग रहे हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर? मैं ये गेम बनाकर कोई तुम लोगों से पैसे थोड़ी छाप रहा हूँ। राय देनी है तो देते रहो, लेकिन तुम्हारी बात मान लूं तो मेरा नाम बदल देना। मैं इतना आलसी हूँ कि इसे बढ़ाना ही नहीं चाहता। वैसे भी ये बस एक छोटा सा डिजाइन था। तुम चाहे शोर मचाकर आसमान सिर पर उठा लो, कुछ नहीं होने वाला। जब तक कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं मिलता, ये गेम हमेशा बीटा टेस्ट में ही अटका रहेगा। अब अपना ध्यान वापस बड़े सैंड बॉक्स पर लगाते हैं, क्योंकि वही असली काम है, पिछले जमाने की रिसर्च को आगे जो बढ़ाना है। तो भाइयों,
सच बताऊं तो पिछली सिविलाइजेशन में गिलगामेश और उसके दो चार खिलौनों के अलावा कुछ खास सुपर नेचुरल था नहीं। अब मेरा मन कुछ बड़ा करने का है। मैं चाहता हूं कि अगली सिविलाइजेशन में प्रॉपर कल्टीवेशन और विजर्ड वाला सिस्टम हो। याद है वो गिलगामेश के दरबार वाले काले जादूगर जो जवानी की दवा ढूंढ रहे थे? बस वही विजर्ड्स का शुरुआती लेवल था। अब मुझे एक ऐसा तगड़ा विजर्ड चाहिए जो अल्केमी और दवाइयां बनाने में उस्ताद हो, जो सीधा कैंसर जैसी बीमारी का ही इलाज बना डाले। और हाँ, विजर्ड्स को रिसर्च करने के लिए मुझे इस सैंड बॉक्स में कुछ खतरनाक और रहस्यमय माल मसाला भी डालना पड़ेगा, ताकि उनके लैब में धमाके होते रहें। अब जरा मेरे इस बड़े से सैंडबॉक्स के दलदल वाली जमीन की तरफ देखो। बाहर तो बस एक दिन बीता है, पर अंदर 100 साल से ज्यादा का टाइम निकल गया। वो खूनी आंखें यानी ब्लड आइज इतनी तेजी से फैली जैसे मोहल्ले में अफवाह फैलती है। वहाँ कोई दुश्मन था नहीं, तो इन्होंने पागलों की तरह अपनी आबादी बढ़ा ली। पर जब खाना कम पड़ा और आपसी कंपटीशन बढ़ा, तो ये साले आपस में ही एक दूसरे को चबाने लगे। फिर आया कहानी में असली मोड़। एक ऐसी अनोखी आंख पैदा हुई जिसके पास गजब की दिमागी शक्ति थी। वो जिसे भी घूर ले, वो बेचारा सम्मोहित होकर खुद ही उसके पास चलकर आता और उसका खाना बन जाता। भाई साहब, ये पहली सुपर नेचुरल प्रजाति अब पूरे दलदल की डॉन बन चुकी है। कोई टक्कर देने वाला था नहीं, तो इसने अंधाधुंध अपनी नस्ल बढ़ाई और बाकी कमजोर आंखों का पत्ता साफ कर दिया। अब पूरा दलदल इन हिप्नोटाइज करने वाली आंखों के खानदान से भर चुका है। आखिरकार चौथे एरा के बाद पहली सुपर नेचुरल प्रजाति का जन्म हो गया। तभी मेरी नजर पड़ी। अबे देखो भाई, इस बड़े से सैंडबॉक्स वाले खेल में फिर से कुछ तगड़ा कांड होने वाला है। कीड़े और बंदरों की मिलीजुली नस्ल के कुछ नमूने अब उस दलदल वाली जमीन में घुसने लगे हैं। 200 साल का लंबा वक्त निकल गया और उस महाबाढ़ के बाद तो कई पीढ़ियां गुजर गईं। अब यनली कबीले के वारिसों ने जानवरों की खाल और कपड़े पहनना शुरू कर दिया है, तो कुदरत ने भी इनके शरीर से वो घने जंगली बाल हटा दिए। धीरे धीरे इनका वो कीड़े जैसा बाहरी कवच भी गायब हो गया और अब ये एकदम तनकर खड़े होने लगे हैं। इनकी खाल अब एकदम दूध जैसी सफेद चमक रही है। मतलब वो पुराने जंगली बंदर वाले लुक से प्रमोट होकर अब ये थोड़े थोड़े तगड़े विदेशी इंसानों जैसे दिखने लगे हैं। एक जमाना था जब इनके पास आलीशान शहर और जबरदस्त सभ्यता थी, पर अब ये वापस वही पुराने पिछड़े हुए खेती करने वाले कबीले बन गए हैं। असल में इनका सारा स्वैग उस हीरो राजा जिलगामेश के दम पर था। वो अकेला ही अपनी ताकत से पूरी दुनिया के बड़े बड़े दैत्यों को कुचल देता था और उसने ही अपनी प्रजा को फूड चेन के सबसे टॉप पर बैठा दिया था। पर बिना राजा के तो ये बेचारे एकदम जीरो हो गए। इनके पास तरक्की करने के लिए ना लोहा है और ना कोई ढंग के हथियार। बस वही पुराने पत्थर के डंडे लेकर घूम रहे हैं। अब तुम ही बताओ, पत्थर के टुकड़ों से क्या खाक देतियों से मुकाबला करोगे? और वो जादुई तलवार गु आईली जियान, वो भी उस जिलगामेश के साथ समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए दफन हो गई। इस वक्त बेबीलोन कबीले के मुखिया की बेटी मुगा वहां खड़ी होकर ठंडी आंखें भर रही है। उसकी नजरों में वो पुराना दौर एकदम फिल्मी और शानदार था। वही महान जिलगामेश शेर वाला टाइम जब उनकी धाक हुआ करती थी। तभी तो उस जमाने के लोग उसके नाम की कहानियां लिखते थे और उसकी इज्जत करते थे। पर अब तो इन बेचारों का बुरा वक्त शुरू हो गया है और ये पतन की तरफ बढ़ रहे हैं। मुगा को अच्छे से पता है कि अगर वो भगवान की दी हुई सभ्यता वाली तलवार नहीं खोई होती तो बिना किसी जादुई खून की ताकत के भी शायद हमारी जिंदगी इतनी झंड नहीं होती। असल में सिविलाइजेशन ही है जो हमारे दिमाग की बत्ती जलाए रखती है। हमारी मुगे को जानना है कि आखिर तरक्की का रास्ता था किधर है और इस जालिम दुनिया में सरवाइव कैसे करना है। अब मुगे को हल्के में मत लेना। वो कबीले की सबसे खूंखार और स्मार्ट बंदी है। हालांकि डोले सोलो के मामले में वो लॉन्डो से थोड़ी पीछे है, लेकिन कत्लेआम करने के स्टाइल में वो सबकी उस्ताद है। उसने अपने आसपास खड़े उन चमड़े के कपड़ों वाले बॉडी बिल्डरों की तरफ देखा और पूछा कि भाई, इस इलाके की छानबीन का क्या सीन है? तभी एक योद्धा ने जवाब दिया कि ये रुओवेई का इलाका तो पूरा कीचड़ का ढेर है। लगता है महाप्रलय के बाद पानी जमा होने से ये भारी भरकम दलदल बन गया है। अब देखो, यहाँ प्रजातियां तो बहुत हैं और फल भी रसीले मिलते हैं, क्योंकि यहाँ मुर्गी और गाय की पोटी से बनी खाद जो बिछी हुई है। मूंगे ने एक लंबी सांस ली और उस अंधीन काले दलदल को घूरने लगी। वो इसे कबीले का नया अड्डा बनाने ही वाली थी कि तभी उसे कुछ लोचा महसूस हुआ। रुको जरा, सबर करो। हमारे दो बंदे कहाँ गायब हो गए? सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, क्योंकि ऐसा झोल पहले कभी नहीं हुआ था। मुंह ये समझ गई कि दाल में कुछ काला है। इतने बड़े दलदल में कोई भारी भरकम मॉन्स्टर तो पैर रख नहीं सकता, वरना इसका मतलब कोई छोटा मोटा कीचड़ वाला शिकारी छुपकर हम नामो निशान नहीं मिलेगा। इसका मतलब कोई छोटा मोटा कीचड़ वाला शिकारी छुपकर। मुंगे ने तुरंत अपना दिमाग चलाया और अपने 20 लोगों को वहां से फौरन निकलने का ऑर्डर दिया। लेकिन तभी उस गंदे कीचड़ में से अचानक एक घिनौना स्लेटी और काले रंग का टेंटेकल वाला मटका बाहर निकला। उसका पूरा शरीर किसी समुद्री काई की तरह बालों से घिरा हुआ था, जिसके बीच में एक खून से सनी हुई आंखें। भाई साहब, अब ये क्या आइटम है? एक बड़ी सी आंख है जिसने अपने शरीर का 2/3 हिस्सा घेरा हुआ है। और हमारे इन गबरू जवानों को देखो, इन्हें उस खून से लथपथ डरावनी आंख में दुनिया की सबसे सुंदर अप्सरा दिख रही है। मतलब भाई सीरियसली, इतने ठरकी हो कि अब आंख को देखकर भी बहक जाओगे। ये शिकारी भाई लोग तो ऐसे पागलों की तरह उसकी तरफ बढ़ रहे हैं जैसे वहां कोई फ्री की सेल लगी हो। मूगे ने फौरन ताड़ लिया कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। ये कमबख्त आंखें सबको हिप्नोटाइज कर रही हैं ताकि शिकार खुद चलकर मौत के गले लग जाए। जो दो लोग पहले गायब हुए थे, समझो उनका तो तंदूरी चिकन बन चुका है। मुगे ने पहले तो सोचा कि इन मजनों को यहीं छोड़ो और अपनी जान बचाकर पतली गली से निकल लो, लेकिन फिर अचानक उसके दिमाग की बत्ती जली और वो रुक गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वो सोचने लगा कि यार,
ये फुसफुसे नरम हाथों वाले और सड़ी हुई आंखों वाले जीव इतने ताकतवर कैसे हो सकते हैं? ये अपने से 10 गुना बड़े शिकारी को चुटकी में निपटा रहे हैं। हम भी तो इनके जैसे ही कमजोर हैं, तो सारा जलवा सिर्फ इनका ही क्यों? मुगे की आंखों में अब अलग ही लेवल की आग सुलग रही थी। उसके मन में एक खतरनाक विचार आया कि मुझे इसकी पावर छीननी है। भाई ने चिल्लाकर कहा, पहले इसे जान से मारो, फिर भागेंगे। सब हैरान रह गए कि भाई को क्या दौरा पड़ा है। मुगे ने पीछे मुड़कर अपना सफेद पत्थर वाला भाला हवा में लहराया। आसमान से रोशनी उसके चेहरे पर ऐसे पड़ी जैसे वो कोई युद्ध की देवी हो। उसने दहाड़ लगाई, मेरे पीछे आओ और इसका खेल खत्म करो। मुगे को उस लाश को लेकर अपने कबीले वापस जाना था, पर इन कीचड़ वाले राक्षसों को शायद सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब नहीं पता था। काले दलदल की गहराई से और भी वो बड़ी आंखों वाले टेंटिकल वाले नमूने बाहर निकल रहे थे। भाई साहब, ये इतने धीरे चल रहे थे कि कछुआ भी इन्हें ओवरटेक कर दे, पर इनकी अजीब ताकत इतनी डरावनी थी कि एक बार फंस गए तो समझो टाटा बाय बाय। मुगे ने सोचा कि अब तो आर या पार, और कबीले की सबसे धाकड़ वॉरियर बनकर उन पर टूट पड़ी। जैसे ही उसने अपना हथियार चलाया, वो राक्षस किसी रोते हुए बच्चे की तरह चीखने लगा और फट गया। कसम से इतना गंदा कीचड़ उड़ा कि मुगे का पूरा चेहरा ही रंगा गया। उसने एक हाथ से लाश उठाई और पीछे मुड़कर देखा तो वहां 7-8 और लाल आंखें उसका इंतजार कर रही थी। बेचारी का चेहरा सफेद पड़ गया। अब यहाँ से जिंदा निकलना मतलब लोहे के चने चबाना था। ये कोई शिकार नहीं बल्कि कसाईखाना बन चुका था। 30 लोगों की टीम में से सिर्फ 3 लोग इस नरक से जिंदा बचकर निकल पाए। मुगे, जो इतनी पत्थर दिल बंदी है, वो भी बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। पिछले कुछ सालों में इनके कबीले के सारे मर्द बड़े जानवरों का शिकार करते करते निपट गए। 1000 लोगों के कबीले में सिर्फ 100 जवान लड़के बचे थे, और आज उनमें से भी एक थे कम हो गए। इनका कबीला अब बस इतिहास की किताबों में छपने ही वाला है। वैसे भी जब सबकी किस्मत में मरना ही लिखा है, तो क्यों ना इस मोह माया को यहीं छोड़ दे। मुगे एक लंबी गहरी सांस लेता है और उस बड़े यानी खून वाली आंख वाले राक्षस की लाश को घूरने लगता है। उसे उम्मीद है कि इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद इस शैतानी खून से कुछ तो जुगाड़ बनेगा। सालों से हजारों लोग अलग अलग खतरनाक जानवरों का खून खुद में मिलाकर उस लीजेंडरी हीरो किंग गिलगा मेश जैसी पावर पाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, पर अफसोस, गॉड बीस्ट के खून के अलावा जिसने भी कुछ और ट्राई किया, वो सीधे यमराज के पास पहुंच गया। मुगे को लगता है कि शायद इन अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स का खूनी पावर पाने का वो सीक्रेट रास्ता है जो अब तक किसी को नहीं मिला। जब मुगे अपने बच्चे कुचे चंद साथियों के साथ कबीले वापस आता है, तो उसके बाप के तो फेफड़े ही बाहर आ जाते हैं। काले रंग की खाल पहने वो हट्टा कट्टा बुड्ढा गुस्से में हाफते हुए चिल्लाता है, क्या तू पागल हो गया है? तुझे अंदाजा भी है कि तू ये क्या बकवास कर रहा है? मुगे भी फौरन पलट कर जवाब देता है, मैं पागल नहीं हुआ हूँ डैड, हमारे पास अब कोई और चारा नहीं बचा है। तिल तिल कर मरने से अच्छा है कि एक आखिरी बार अपनी जान दांव पर लगा दी जाए। शायद हमें दूसरा गिलगामेश मिल जाए जो हमारी डूबती हुई नैया पार लगा सके और हमारे कबीले को फिर से महान बना सके। अपनी सिविलाइजेशन को मिटने से बचाने का यही इकलौता तरीका है, कबीले का सरदार धीरे से सिर हिलाते हुए कहता है। ये नामुमकिन है, सिर्फ भगवान के दिए हुए उस पवित्र खून से ही असली ताकत मिलती है। ऊपर से ये घिनौना मॉन्स्टर, अगर तू गलती से कामयाब हो भी गया तो ऊपर वाला इस पाप के लिए हमें कड़ी सजा देगा। अब मुगे उसे अपनी फिलॉसफी झाड़ते हुए कहता है कि डैड, ताकत अच्छी या बुरी नहीं होती, वो तो उसे इस्तेमाल करने वाले की नियत पर डिपेंड करता है। अगर हाथ में भगवान वाली पावर आ जाए, तब भी इंसान बड़ा वाला विलेन बनकर दुनिया को तबाह कर सकता है और ऊपर वाले को ही चैलेंज कर सकता है। लेकिन अगर दिल साफ हो तो काली शक्तियों के साथ भी दुनिया को खत्म होने से बचाया जा सकता है। ये मॉन्स्टर साइज में तो हमसे छोटे और कमजोर हैं, पर इनकी पावर एकदम दिमाग हिला देने वाली है। अगर हमारे पास भी ऐसी ही ताकत आ जाए तो बात ही कुछ और होगी। हमारा लीडर एकदम चुप है और लंबी लंबी सांसें ले रहा है, जैसे किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया हो। भाई के लिए यह फैसला अपनी मौत से भी ज्यादा भारी है। अचानक वो अपनी जिद्दी बेटी की तरफ देखता है और गला भरकर कहता है, लेकिन बेटा, अब हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए और लोग बचे ही कहाँ हैं? पिछले 200 सालों से एक से बढ़कर एक शातिर लीडर्स ने जवानों को उन दानवों का खून पिलाकर सुपर सोल्जर बनाने की कोशिश की, पर हुआ क्या? एक के बाद एक सब ऊपर पहुंच गए और अब कबीले में गिनती के लोग बचे हैं। तभी मुगे एक लंबी सांस लेता है और कहता है, हमारे पास हट्टे कट्टे जवान भले ही ना हो, पर औरतों, बच्चों और बुड्ढों की कोई कमी नहीं है। अब भाई की लॉजिक सुनो। कह रहा है कि सालों से मर्दों ने औरतों की हिफाजत की है, तो अब औरतों को आगे आकर अपनी कुर्बानी देनी चाहिए, और अगर भारी तादाद में औरतें मर भी गईं तो कबीले का बोझ कम हो जाएगा। क्या बात है भाई? इसे कहते हैं तगड़ा वाला मास्टर प्लान। टेंट में एकदम सन्नाटा छा जाता है, जैसे किसी ने बहुत गंदा जोक मार दिया हो। फिर आधे दिन बाद कबीले की ऊंचाई पर मशालें जलने लगती हैं और मुगे सबको बुलाकर मोटिवेशनल स्पीच देना शुरू करता है। अगर हमें पूरी तरह खत्म नहीं होना है, अगर हमें अपने यनली कबीले की शान वापस चाहिए, और हम चाहते हैं कि अगली पीढ़ी में कोई महान हीरो किंग पैदा हो, तो हमें मौत के सामने झुकना नहीं होगा। फिर वो महान हीरो किंग गिलगा मैस की बात याद दिलाता है कि इंसानों का कुदरत से लड़ना ही बहादुरी का असली इतिहास है, और आज का दिन इतिहास में हमारी बहादुरी के लिए दर्ज होगा। कल सुबह होते हमारा वक्त बदल जाएगा। भाई, इंसानों का भी अपना ही अलग स्वैग है। मरने की कगार पर खड़े हैं, पर फिर भी बहादुरी के गाने गा रहे हैं। यहाँ नीचे ये बेचारी औरतें अपने बच्चों को सीने से लगाए चुपचाप बैठी हैं, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ से जिंदा वापस जाने का चांस बिल्कुल जीरो है। आज की रात विदाई वाली रात है, जहाँ औरतें अपने पतियों और बच्चों को आखिरी बार देख रही हैं। सालों से यही चल रहा है। इनके पति शहीद हो गए, बाप चले गए और बेटे भी आगे जाकर मर ही जाएंगे। अब जब बचाने वाला कोई मर्द नहीं बचा, तो इन औरतों ने सोच लिया कि अब खुद ही काली का रूप धारण करना पड़ेगा। तो फिर क्या? शुरू हुआ खूनी खेल।
400 से ज्यादा औरतों ने उस खूनी आंख वाले जहर को अपने शरीर में डालने का रिस्क लिया। मंजर इतना खौफनाक था कि चारों तरफ लाशों का ढेर लग गया और चीखें गूंजने लगी। लेकिन भाई, इस तबाही के बीच से सिर्फ 3 शेरनियां सही सलामत बाहर निकली। इनके नाम याद कर लो, मुगे, सेसी और शुआंगिन। इन तीनों का जलवा पुरानी दीवारों पर हमेशा के लिए छप गया है। उस बेबीलोन वाली पेंटिंग को देखो जहाँ चारों तरफ खून की नदियां बह रही हैं और ये तीनों औरतें शान से खड़ी होकर एक जलती हुई मसाल को ऊपर उठाए हुए हैं। इतिहास इन्हें 3 विचेस यानी 3 डायनों के नाम से याद करेगा। पर असल में ये डूबती हुई सिविलाइजेशन की आखिरी उम्मीद थी। अब इनके पास ऐसी डरावनी दिमागी पावर आ गई थी कि ये सीधे उस खूनी आग को टक्कर दे सके। अब ये लड़ाई के मैदान में पीछे खड़ी होकर अपनी मेंटल पावर से उन बड़े बड़े दैत्यों का दिमाग घुमाने लगी, ताकि आगे खड़े कुल्हाड़ी वाले योद्धा उनका कचुम्बर आसानी से निकाल सके। इनकी स्पिरिचुअल पावर इतनी खतरनाक है कि ये अपनी भावनाओं के उतार चढ़ाव को कंट्रोल ही नहीं कर पाती, खासकर जब ये किसी मर्द के करीब जाती हैं। तो हद से ज्यादा एक्साइटमेंट के मारे सामने वाले का दिमाग ही ब्लास्ट हो जाता है और वो सीधा यमराज के पास पहुंच जाता है। इसी वजह से ये बेचारियां चाहकर भी किसी के साथ रोमांस नहीं कर सकती और अकेलेपन में अपनी ईगो लेकर बैठी रहती हैं। अब बात करते हैं मुगे की, जो कबीले की सबसे इज्जतदार और नेक बंदी है। ये हाथ में लकड़ी का डंडा लेकर बड़े बड़े राक्षसों की बैंड बजा देती है और कबीले की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती है। स्वभाव से ये काफी कूल है और खाली समय में महिलाओं के साथ मिलकर खेती बाड़ी और जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करती है। लेकिन भाई, असली बवाल तो ये सेशी है। इसने अनजाने में अपने ही पति को परलोक सिधार दिया था, पर इसकी हवस का मीटर हमेशा हाई रहता है। ये ब्लड आई जैसी दिमागी शक्तियों का इस्तेमाल करके कबीले के हैंडसम लौंडों को अपने जाल में फंसाती है और उनके साथ मज करने के चक्कर में अक्सर उन्हें मार डालती है। जब कबीले में मर्दों की रहस्यमयी मौतें बढ़ने लगी तो लोग इसे छुप छुप कर गालियां देने लगे। परसेसी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। उसने उन पर अपनी पावर से ऐसा काला जादू किया कि उन बेचारों का सिर फटने लगा और आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स पड़ गए। कबीले की बाकी 2 लीडर्स इसे रोक नहीं पाई, क्योंकि दुश्मनों से बचने के लिए उन्हें इसकी खतरनाक पावर की जरूरत थी। धीरे धीरे औरतों का रुतबा इतना बढ़ गया कि इन तीनों को कबीले में महान चुड़ैल कहा जाने लगा, जो डर और पावर का दूसरा नाम थी। इसी के साथ कबीले में औरतों का राज शुरू हुआ, जिसे विचर एरा कहा जाता है। बेबीलोन कबीले के पुराने रिकॉर्ड बताते हैं कि जब वहां मर्दों की संख्या कम होने लगी, तब महिलाओं ने ब्लड आई का खून पीना शुरू किया और महान। तो भैया, मिलिए हमारी 3 नई देवियों से। पहली है वोरविच मुगे, जो लड़ाई झगड़े और इज्जत का ठेका लेकर बैठी है। दूसरी है कर्स विच सेक्सी, जिसे गालियां देने और श्राप बांटने में पीएचडी हासिल है। और तीसरी है स्प्रिंग विच शुआंगिन, जो जड़ी बूटियों और भेड़ बकरियों की डॉक्टर बनी घूम रही है। मैं तो बस हंसा और शांति से 3 दिन तक वेट किया। अब बॉस, मेरे लिए तो सिर्फ 3 दिन थे, पर उनके वर्ल्ड में पूरे 300 साल बीत चुके थे। फाइनली उस महाबाढ़ के बाद अब वहां लाइफ वापस पटरी पर आ रही है और तरक्की के निशान दिखने लगे हैं। और देखो तो सही, कुछ लोग सेकंड जीन के साथ पैदा हो रहे हैं। इन्होंने ब्लड आई जीन को चुना है। याद है वो अपना पुराना हीरो गिलगामेश? उसने टर्माइट जीन लिया था, जिससे वो खूंखार ताकतवर बन गया था। और ये लड़कियां जिन्हें विच कहा जा रहा है, इन्होंने ब्लड आई जीन की मदद से मेंटल पावर हासिल कर ली है। अगर वो ब्लड आई वाला जीव पहले सुपर नेचुरल क्रिएचर के रूप में वहां नहीं आता, तो शायद सुपर पावर का ये रास्ता कभी खुलता ही नहीं। वैसे ये ब्लड आई बड़े काम की चीज निकली। इसने तो मुझे ही तगड़ा सरप्राइज दे दिया। मैं अपने आंगन के दरवाजे पर बैठकर मजे से एप्पल चबा रहा हूँ और सोच रहा हूँ, अकेले दिमाग चलाना सच में बहुत थका देने वाला काम है। अच्छा है कि दुनिया के बाकी लोग भी अपना थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं और मुझे नए आइडिया मिल रहे हैं। सच तो ये है कि टर्माइट जीन इतना ज्यादा पावरफुल है कि नॉर्मल इंसान के डीएनए में उसके लिए जगह ही नहीं बचती। पर ब्लड आई जीन बेचारा थोड़ा कमजोर और छोटा है, इसलिए इसे फिदा होने के चांस भी ज्यादा है। हालांकि 400 लोग ऊपर पहुंच गए तब जाकर कहीं 3 विचेस जिंदा बच पाई। पर ये विचेस अभी भी उस गिलगामेश के मुकाबले काफी फिसड्डी हैं। नॉर्मल मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए भी इन्हें दूसरे योद्धाओं की मदद लेनी पड़ती है, जबकि गिलगामेश तो अकेले पूरी दुनिया की बैंड बजा सकता था। इनकी मेंटल पावर यूज करने की टेक्निक भी अभी काफी पुरानी और घिसी पिटी है। ये लोग अभी भी जड़ी बूटियों पर ही रिसर्च कर रहे हैं, जो बहुत स्लो है। मैंने थोड़ा सोचा और अपने कमरे में जाकर इंटरनेट पर रिसर्च शुरू कर दी। आखिर वेस्ट में भी योग और मेडिटेशन के तरीके हैं और ईस्ट में भी योग और मेडिटेशन के पुराने नुस्खे भरे पड़े हैं। इन विचेस के पास ताओवादी इंटरनल पावर तो है, जो स्पिरिट को तगड़ा बनाती है, पर इन्हें आगे का रास्ता दिखाने के लिए मुझे इन्हें मेडिटेशन के बीज देने होंगे, ताकि ये खुद अपने लिए कल्टीवेशन का एक नया रास्ता तैयार कर सके। देखो भाई, बिना किसी गाइड के नया रास्ता ढूंढना अंधेरे में सुई खोजने जैसा है। बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, पर एक बार डायरेक्शन मिल जाए तो ये नन्ही मुन्नियां बुलेट ट्रेन की स्पीड से तरक्की करेंगी। अब पंगा ये है कि मैं इन तीनों विचेस से मिलूं कैसे। अब मैं अपनी इस जाइंट बॉडी के साथ इनके सामने जाकर हेलो तो बोल नहीं सकता, और न ही मैं इस सैंडबॉक्स के नन्हे जीवों को रिमोट कंट्रोल की तरह चला सकता हूँ। तभी मेरा ध्यान सैंडबॉक्स के उन अतरंगी और सिरफिरे हार्डकोर प्लेयर्स पर गया, जो अब समुद्र से निकलकर जमीन पर रेंगने लगे हैं। इन नमूनों को लग रहा है कि दूर कुर्सी पर बैठा मैं, जो मजे से सेब खाते हुए कुछ सोच रहा हूँ, वो इस गेम का कोई बहुत बड़ा गॉड लेवल बॉस है। भाई, इनकी बातें सुनकर तो मेरी हंसी ही नहीं रुक रही। ये नल्ले आपस में फुसफुसा रहे हैं कि क्या इस गेम के विलेन यानी मुझे हराना ही इनका आखिरी मिशन है। अरे भाई, पहले अपनी शक्ल तो देख लो। ये बेचारे झाड़ियों के पीछे छुपकर मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं कोई चिड़ियाघर का अजूबा हूँ। ये कह रहे हैं कि अभी
हम इसके सामने नहीं जाएंगे वरना इसने एक पैर रख दिया तो गेम ओवर हो जाएगा। मैं अपने आंगन में बैठकर इन नन्ही चींटियों को देख ही रहा था कि तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। सुचिन खाना लेकर आई थी। जैसे ही मैं खाना खाने के लिए अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ, इन बेचारे प्लेयर्स की तो हालत ही खराब हो गई। उन्हें लगा जैसे दुनिया का अंत आ गया हो और कोई भयंकर भूकंप आ गया है। वो अजीबोगरीब जीव अपनी जान बचाकर सिर पर पैर रखकर ऐसे भागे जैसे फ्री की सेल खत्म होने वाली हो, और उनके पीछे बादलों को छूता हुआ एक विशाल दानव धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। अब भाई को देखो, एक ही कदम में हजारों किलोमीटर की दूरी ऐसे पार कर ली जैसे मैं थिएटर में पॉपकॉर्न की लाइन पार करता हूँ। इन पिद्दी खिलाड़ियों के सर के ऊपर से निकलकर जब वापस आया तो हाथ में एक नीला टिफिन था। अब भाई आराम से कुर्सी पर बैठकर देसी खाना पेल रहा है और दिमाग लगा रहा है कि बाबिलोन कबीले की उन तीनों जादूगरनियों तक मेडिटेशन वाली जानकारी कैसे पहुंचाऊं। इधर ये झाड़ियों में दुबके हुए खिलाड़ी फिर से बाहर निकल आए और पंचायत करने लगे। कहने लगे, देखो भाई, इस बॉस का तो कट सीन चल रहा है। ये अभी खाना खा रहा है तो चुपचाप अपना लेवल बढ़ा लेते हैं। मैं इन चींटियों को देख रहा था जो मुझे ही हराने की प्लानिंग कर रहे थे। सच में इनका कॉन्फिडेंस देखकर मुझे अपनी याद आ गई। तभी मुझे एक आइडिया आया, अगर मुझे खुद मैदान में उतरना है तो पहले इन चिंदी चोरों को साफ करना होगा। अगले ही पल सारे खिलाड़ियों के सामने एक नोटिस चमकने लगा, गेम में इमरजेंसी मेंटेनेंस शुरू हो रही है, 3 सेकंड में सब दफा हो जाओ। अब 3 सेकंड तो भाई पलक झपकते ही निकल जाते हैं। पूरा सर्वर पागल हो गया। लोग चिल्लाने लगे कि ये पागल डेवल पर क्या पीकर गेम बना रहे हैं। 3 सेकंड तो बोलने में ही निकल गए। जैसे ही टाइम खत्म हुआ सबकी स्क्रीन काली पड़ गई। लोगों ने अपने VR चश्मे और मशीनें उतार फेंकी। इन बेचारों को क्या पता कि मेरे सामने मटर गश्ती कर रहे थे, इसीलिए मैंने इन्हें लात मारकर बाहर निकाला है। इसे कहते हैं आबेल मुझे मार। फोरम पर तो गालियों की बरसात हो रही थी, पर गेम का क्रेज ऐसा है कि कोई छोड़ना नहीं चाहता। वही एक नमूना चेन वेन शान फोरम पर ज्ञान बांट रहा था कि जब वो बॉस खाना खा रहा हो तो हमें एक खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन बनकर उसके टिफिन में कूद जाना चाहिए ताकि वो हमें खा ले और खुद ही मर जाए। कम से कम ये उसे लूज मोशन तो करवा ही देगा। इस बंदे ने एक ऐसा जहरीला जीव बनाया है जो दिखने में बिल्कुल टट्टी जैसा है, मतलब हद है। ये भाई साहब पिछली बार मेरे सिर पर हगना चाहते थे और अब सीधे मेरे खाने में जहर वाली टट्टी मिला रहे हैं। मैंने चुपचाप इसका नाम भी अपनी काली डायरी में नोट कर लिया है। बेटा, अब तुम अपनी खैर मनाओ। उस छोटे सैंडबॉक्स वाले को जबरदस्ती ऑफलाइन करने के बाद मैं एक सफेद रबर का पाइप लेकर सैंडबॉक्स पर पहुंच गया। फावड़ा उठाकर मैंने दोनों सैंडबॉक्स के बीच जमीन के नीचे एक 10 मीटर लंबी पाइपलाइन बिछा दी और दोनों दुनियाओं को जोड़ दिया। ये मेरा पर्सनल VIP रास्ता है और मेरी मर्जी के बिना यहाँ कोई नहीं घुस सकता। फिर मैं अपने कमरे में वापस आया, VR चश्मा पहना और एक नया प्लेयर अकाउंट बनाया। जिन्होंने भी मुझे गालियां दी हैं उन सबका हिसाब इस छोटी डायरी में होगा। गेम में लॉगिन करते ही पहले तो सब काला काला दिखा, फिर थोड़ी देर बाद मेरा बनाया हुआ जीव आखिरकार जमीन पर आ गया। अपने इस शरीर को देखकर मेरा दिमाग चकरा गया। बाकी प्लेयर्स की तरह मेरा शरीर भी काफी अजीब था। एक काले लंबे बालों वाला 3 आंखों वाला कौवा, 2 आंखें अपनी जगह पर थीं और बीच में एक तीसरी आंख पेड़ के तने जैसी खड़ी थी। पूरे शरीर पर काले पंख थे पर उड़ना तो दूर, ये बस 3-4 मीटर तक ही फिसल पा रहा था। ये कौवा उस बड़े आंख वाले मॉन्स्टर जैसा ही बदसूरत था। वैसे भी इस दुनिया का नियम है, जो जितना गंदा दिखेगा उसकी पावर उतनी धाकड़ होगी। लेकिन तभी सिस्टम ने मेरी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए कहा कि पिछला वाला मॉन्स्टर तो बस एक इत्तेफाक था, उसे दोबारा बनाना नामुमकिन है। खैर, मेरी डिमांड भी ज्यादा नहीं थी, बस हिलडुल सके उतना काफी है। इसके बाद मैं दोनों सैंडबॉक्स के बीच वाले उस खुफिया पाइप के रास्ते से एक लंबे सफर पर निकल पड़ा। अंधेरी सुरंग को पार करते ही आंखों के सामने रोशनी का तड़का लगा और होश आते ही मैं पहुंच गया एक घने जंगल में। चारों तरफ हरियाली हरियाली थी और दूर कहीं बड़े बड़े दानव एक दूसरे को कच्चा चबाने के लिए दहाड़ रहे थे। क्या भयानक नजारा था यार, जैसे किसी ने जुरासिक पार्क का बजट बढ़ा दिया हो। तो भाई, आखिर मैं अपने खुद के बनाए सैंडबॉक्स वर्ल्ड में घुसी गया। हाथों में वो 2 कौवे के पंजे पकड़े मैं एकदम रॉक स्टार वाली चौड़ में चलता हुआ सीधे बाबिलोन कबीले की तरफ बढ़ने लगा। बाबिलोन कबीला अब काफी बड़ा हो चुका था और वहां के घर एकदम कायदे से बने हुए थे। हालांकि उन 3 जादूगरनियों की पावर उस जिल्जा मेस के मुकाबले चवन्नी बराबर भी नहीं थी। फिर भी वो जंगली जानवरों के हमले झेलकर अपने कबीले को बचा पा रही थी। इंसान अभी भी इस दुनिया के फूड चेन के बीच में अटके हुए थे। मतलब इतने ताकतवर नहीं थे कि सबसे बड़े दानवों को पछाड़ दे, पर इतने कमजोर भी नहीं थे कि कोई भी उन्हें चलते फिरते नाश्ते में खा जाए। अब उन्होंने अपनी आबादी पागलों की तरह बढ़ानी शुरू कर दी थी, क्योंकि भाई सीधा सा लॉजिक है, जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ही ज्यादा जादूगरनियां पैदा होने के चांस बढ़ेंगे। कबीले से दूर पहाड़ों की वादियों में एक जन्नत जैसे झरने के पास 3 सुंदर कन्याएं नहा रही थी। 10 साल बीत गए और वो तीनों अब 30 की उम्र पार कर चुकी थी। जहां इस दुनिया में आम लोग 30-40 की उम्र में ही बुढ़े होकर भगवान को प्यारे हो जाते हैं, वहीं इन पर तो वक्त का जैसे कोई असर ही नहीं हुआ था। ये आज भी किसी जवान लड़की जैसी फिट और फुर्तीली दिख रही थी। भाई, जब जिल्जामेश ने जेनेटिक फ्यूजन के बाद 200 साल का लंबा छक्का मारा था, तो इन हसीनाओं की लंबी जिंदगी तो अभी बस शुरू ही हुई थी। मुगे ठंडे पानी में सुकून से लेटी सोच रही थी कि कल ही उसकी एक बचपन की सहेली सफेद बालों के साथ इस दुनिया से रुखसत हो गई, और इतना लंबा वक्त बीतने के बाद उसे एहसास हुआ कि सिर्फ वही बची है। हमारी इन 3 बहनों का रिश्ता ही एकदम परमानेंट है, बाकी सब तो मोह माया है यार। दुनिया बदल गई, लोग निकल लिए, पर हम वैसे की वैसे ही जवान खड़ी हैं। बेबीलोन की रक्षक बनकर तुम दोनों ऊंचाइयों पर तो बैठी हो, पर हो तो एकदम अकेली। क्या तुम्हें उन आम लड़कियों से जलन नहीं होती जिनके पास हस्बैंड और बच्चे हैं? से सीखी ये टेढ़ी बातें
सुनकर बाकी दोनों का पारा चढ़ गया। उन्होंने कहा, अपनी जुबान को लगाम दो भाई। जब इन लोगों ने देखा कि से सी तो पूरी तरह बिगड़ चुकी है, तो इन्होंने विचेस के लिए 3 लोहे जैसे कड़े नियम बना दिए। पहला, ब्लड आई का पावर लेने से पहले लड़की का वर्जिन होना जरूरी है और लाइफ में कभी किसी से प्यार नहीं करना, मतलब ये तो सीधा सीधा नो डेटिंग जोन हो गया। दूसरा, विच बनने के बाद किसी भी मर्द के साथ उठना बैठना एकदम मना है। और तीसरा, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल इंसानों पर बिल्कुल नहीं करना। अपनी से सी तो इस मामले में एकदम उल्टा चलती है। जब भी उसका मूड खराब होता है, वो बेचारे मासूम मर्दों को ही परलोक पहुंचा देती है। पिछले 10 सालों से कबीले में हर महीने कुछ मर्द अजीब तरीके से मर रहे हैं। इन सालों में जब 4 विचेस का तालमेल बिगड़ने लगा तो मुगे और शुआंग इन ने सोचा कि अब बहुत हो गया, इससे सी को ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। पर लड़ाई के बाद उनके होश उड़ गए। उन्हें पता चला कि सेसी चुपके चुपके उनसे बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। अब उसे दबाने के लिए इन दोनों को अपनी पूरी जान लगानी पड़ रही है। असल में ये अच्छी विचेस अपनी पावर को दबा कर रखती थी, जबकि बुरी से सी ने अपनी शक्तियों को एकदम खुला छोड़ दिया, जिससे उसकी मेंटल पावर आसमान छूने लगी। 5 साल और गुजर गए और बेबीलोन के 16वें साल तक से सी इतनी खतरनाक हो गई कि ये दोनों मिलकर भी उसे मुश्किल से संभाल पा रही थी। से सी ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ, तुम भी ट्राई क्यों नहीं करती? खुद को कंट्रोल करने से अच्छा है कि अपनी शक्तियों को आजाद कर दो। पर उन्होंने साफ मना कर दिया कि ये रास्ता गलत है और वो कोई नया तरीका ढूंढ कर ही दम लेंगी। जब सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती, और गैस तो है सही कैसे जादू। सीखना ही नहीं चाहते तो अब लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। देखते ही देखते सी के शरीर से ऐसी खतरनाक ठंडी लहर निकली कि आसपास का पानी पागलों की तरह हिलने लगा। मुगे और सुओंग इनकी तो शकल ही उतर गई, क्योंकि उन्होंने सपने में पहले ही सोचा था कि ये इतनी पावरफुल होगी। मुगे भी कम साड़ा नहीं था। उसने बैकअप के लिए 4 नई चुड़ैलें पहले से ही खड़ी कर रखी थी, जिनके हाथ में काली लाठियां थीं। उसे लगा कि सब मिलकर से सी को धो देंगे, पर से सी ने एक ही झटके में अपनी मेंटल पावर का ऐसा हथौड़ा चलाया कि पानी में मछलियां सीधा ऊपर पहुंच गईं। तभी एक बहुत ही प्यारी और शरीफ सी आवाज आई। वहां एक अजीब सा 3 आंखों काला कौवा बैठा था, जो जिन्हें कब से पेड़ की डाली पर बैठकर इनके ड्रामे देख रहा था। सारी चुड़ैलों का दिमाग चकरा गया, क्योंकि इनके सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़कर कोई भी मेल अंदर नहीं आ सकता। उन्होंने सोचा कि पहले इस कौवे का ही काम ताम करते हैं। से सी और बाकी सब मिलकर अपनी सारी दिमागी ताकत एक साथ उस कौवे पर छोड़ दी। इतना खतरनाक हमला था कि कोई बड़ा दानव भी पल भर में राख हो जाए। सबकी बोलती बंद हो गई और सब हो गई और सब सोचने लगी कि आखिर ये क्या बला है। तभी कौवा बोला कि बेटा, इसे कहते हैं मेडिटेशन की पावर। वैसे सच तो ये था कि वो क्रिएटर माइंड की मदद ले रहा था, जिसके आगे इन चुड़ैलों का जादू टोना एकदम बेकार था। देखने में तो मैं एक मामूली मुर्गी जैसा फट्टू जीव हूं, लेकिन असलियत कुछ और है। उन बेचारी डायनों ने पहली बार इंसान के अलावा किसी अक्लमंद चीज को देखा था, तो उन्हें लगा कि शायद ये पुराने किस्से कहानियों वाला महान जानवर है, यानी खुद भगवान का बंदा। वो पूछने लगी, क्या आप भगवान है? मैंने कहा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मान लो भाई, मेरा क्या जाता है। मैं उसी क्रिएटर की बनाई हुई एक खास प्रजाति हूँ। तुम लोगों जैसा नहीं हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, पर मेरी कोई फैमिली प्लानिंग नहीं हो सकती, क्योंकि मैं इकलौता पीस हूँ। मेरा नाम है ज्ञान का देवता श्वानमो, और अगर ये नाम ज्यादा ही भारी लग रहा है तो मुझे प्यार से मरक्यूरी भी बुला सकते हो। मैं यहाँ तुम जैसे पिछड़े बेबी लोन कबीले लोगों की सोई हुई किस्मत जगाने आया हूँ, ताकि तुम्हें दुनिया का असली सच बता सकूं। अब तुम पूछोगे कि ये असली सच किस खेत की मूली है, तो भाई, दुनिया के सारे नियम और सारी ताकत इसी सच में छुपी है। मैं तुम इंसानों को मेडिटेशन, एल्केमी और विच क्राफ्ट का वो ज्ञान दूंगा जिसे सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। सबकी शक्लें तो ऐसे उतर गईं जैसे किसी ने उनकी बिरयानी छीन ली हो। उन्हें याद आया कि जैसे पहले G2 जेमी को 3 कीमती तोहफे मिले थे, आज उन्हें खुद असली ज्ञान मिलने वाला है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि साक्षात चमत्कार उनके सामने खड़ा है, जैसे कोई सपना देख रहे हो। पहला है मेडिटेशन, जो तुम्हारी मेंटल पावर बढ़ाकर तुम्हें भगवान बनने के रास्ते पर ले जाएगा। दूसरा है एल्केमी, जो मरे हुए में जान फूंकने और कुदरत के दरवाजे खोलने का एक देसी जुगाड़ है। इस दुनिया की हर चीज एक दूसरे से जुड़ी और बदली जा सकती है, यही एल्केम का फंडा है, और इसका सारा राज छुपा है 3 in 1 वाले फॉर्मूले में। एक दिमाग दूसरे दिमाग को खुश करता है, एक उसे काबू करता है और एक उस पर राज करता है। ये लोग मेरी बातें ऐसे सुन रहे थे जैसे कोई बहुत गहरा ज्ञान मिल रहा हो, चेहरे पर ऐसी टेंशन कि कहीं एक शब्द भी छूट न जाए। मैंने उन्हें पट्टी पढ़ाई कि तीसरी जादूगरी एक ऐसी करामाती ताकत है जिससे तुम्हारी रूह आग में से मिट्टी उस और समंदर में से शोले अलग कर सकती है। इसी लॉजिक से उस एक चीज से कई खतरनाक बदलाव पैदा होंगे। इतना ज्ञान पेलने के बाद पेड़ पर बैठा वो 3 आंखों वाला कौवा सीधे नीचे गिरा और मैं सैंडबॉक्स वाली दुनिया से लॉग आउट मार गया। वीआर चश्मा उतारकर मैंने चैन की सांस ली कि चलो रट्टा काम आ गया। एक्टिंग करना मेरे बस की बात नहीं है भाई। अगर अपनी बीमारी का इलाज न करना होता तो मैं पागल नहीं था जो ये सब डायलॉग याद करता। अब दुनिया का भगवान भी बनना है और ये भी दिखाना है कि मैं कोई कमजोर बंदा नहीं हूँ। कसम से बहुत मगजमारी है। सच तो ये है कि वो जिन्हेर जे में जैसा खतरनाक बंदा अगर मेरे सामने असली साइज में आ गया तो एक ही हाथ में मुझे मसल देगा। यहाँ तक कि उन 3 चुड़ैलों ने जो शक्तियां पाई हैं वो हजारों बार मरने और तड़पने के बाद मिली हैं, और मैं यहाँ उन्हें ही चूना लगा रहा हूँ। सोचकर ही सिर घूम जाता है कि मैं तो बस एक मामूली इंसान हूँ। खैर, नहाने के बाद जैसे ही छोटा सैंड बॉक्स गेम फिर से शुरू किया, बस कुछ ही मिनटों में सारे प्लेयर ऑनलाइन आ गए। सबके सब गालियां बक रहे थे और पागलों की तरह नए जीव बनाने के चक्कर में गेम में जी जान लगा दी। अपनी लाइलाज बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए
एक पूरी दुनिया बनाकर सिविलाइजेशन के साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट शायद ही दुनिया में किसी ने किया होगा। पर ये रास्ता सच में, चलो भाई बीज तो मैंने बो दिए हैं, अब बस फसल कटने का इंतजार है। सच कहूं तो मेरा असली सपना एल्केमी यानी कीमियागरी का है, ताकि कोई ऐसी तगड़ी दवा बना सकूं जो कैंसर जैसी बीमारियों की लंका लगा दे। लेकिन ये एल्केमी तो पुरानी कहानियों की बात है, इसे हकीकत में बदलना लोहे के चने चबाने जैसा मुश्किल है। पर हाँ, मेडिटेशन और जादू टोना शायद काम कर जाए। जैसे हमारे यहाँ योगा और कीगोंग से लोग अपनी आत्मा और शरीर को चमकाते हैं, वैसा ही कुछ यहाँ भी होना पक्का है। एक बार मेंटल पावर बढ़ गई तो जादू के नए नए करतब तो अपने आप ही बाहर आएंगे। तैयारी तो पूरी है बॉस, अब देखते हैं ये लोग क्या गुल खिलाते हैं। पर यार एक बात का दुख है कि अजूबे जीव बहुत कम है। वो ब्लड आई जैसा कुछ और मिल जाता तो नए आइडियाज की बाढ़ आ जाती। मैंने एक लंबिया भरी और उन कमबख्त प्लेयर्स को देखा। अबे वो नमूनों, थोड़ा तो काम पर ध्यान दे लो। ये साले दिन भर बस उल्टे सीधे काम सोचते हैं। इवोल्यूशन पर ध्यान देने के बजाय मुझे ही परेशान करने में लगे रहते हैं। कसम से इन जानवरों का सारा तेल निकालना पड़ेगा, तभी ये सुधरेंगे। तभी बाहर से स्विच इनकी आवाज आई, अरे ओ हीरो, आज दोस्तों की पार्टी में चलना था, भूल गए क्या? चलो अब मैं थोड़ा सा चकराया, फिर सोचा चलो शहर जाकर थोड़ा चिल ही कर लेते हैं, दिमाग फ्रेश हो जाएगा। नए कपड़े पहने और जैसे ही ठाट से बाहर कदम रखा, नीचे जमीन पर रेंगने वाले नन्हे जीवों में खलबली मच गई। ओ तेरी, वो जायंट फिर बाहर आ गया, भागो रे जान बचा के। एक नमूना तो चिल्ला रहा था कि उसके पास 6 टांगे हैं और उसे बस दूसरों से तेज भागना है ताकि अपनी खाल बच सके। अब मेरा इरादा इन बेचारों को जानबूझकर कुचलने का तो बिल्कुल नहीं था। बस यही सोच रहा था कि इन मुफ्त के मजदूरों की अकल का और क्या क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। बाहर सुचिन अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर मेरा इंतजार कर रही थी। हम दोनों शहर पहुंचे और एक मिडिल क्लास होटल के दूसरे फ्लोर वाले बड़े कमरे का दरवाजा खोला, जहां जवानी का जोश और पुराने दोस्तों की भीड़ भरी पड़ी थी। भाई जैसे ही मेरी एंट्री हुई, पूरे रूम में शोर मच गया। सब ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने उनकी जायदाद हड़प ली हो। लोग फुसफुसाने लगे, ये कौन है, शायद गलत कमरे में आ गया है। तभी सुकिंग मेरे पीछे से बड़े टशन में निकली। उसे ये धमाका देखकर बड़ा मजा आ रहा था। वो सबको बताने लगी कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और देखो कितना हैंडसम है। अरे भाई, इस लड़की को तो बस दुनिया के सामने शो ऑफ करने का बहाना चाहिए। लड़कियां मक्खियों की तरह मुझे घेर कर मेरा मुआयना करने लगी। मैं चुपचाप वही बैठा रहा, क्योंकि मुझे पता था कि आज मुझे इस मोहतरमा की इज्जत बढ़ानी है। अब देखो, मैंने अपना चेहरा तो पहले जैसा साधारण बना लिया था, पर भाई 3 बार दुनिया खत्म होने के बाद मेरे शरीर के फालतू जीन्स कचरे के डिब्बे से में जा चुके हैं। अब मैं एकदम परफेक्ट पीस बन चुका हूँ। ऐसी जबरदस्त पर्सनालिटी को छुपाना अब मेरे बस की बात नहीं है। तभी कुछ लड़कों को मिर्ची लगी और वो अपनी जलन मिटाने के लिए मुझे जबरदस्ती पिलाने आ गए। अरे छोटे, मैंने दुनिया देखी है, कई साल बाहर काम किया है। इन भोले भाले बच्चों की बातों का मैं बुरा नहीं मानता। 3-4 को टेबल के नीचे पहुंचाने के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे पास आने की। डिनर के बाद हम सब गाना बजाना करने पहुंचे। मैं सोफे पर बैठकर चुपचाप अपना फोन चला रहा था और इंतजार कर रहा था कि कब सु किंग थक जाए और मैं उसे घर छोड़ दूं। तभी मेरी नजर पास बैठे कुछ लड़कों पर पड़ी, वो जो लाइव स्ट्रीम देख रहे थे। वो तो बाबूजी इवोल्यूशन गेम था। भाई हद है, वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि इस गेम में कितनी संभावनाएं हैं और शायद कोई सुपर कंप्यूटर इसे चला रहा है। फिर एक बोला, ये प्लेयर कितना बड़ा गधा है, इससे अच्छा तो मैं खेल लेता। वो बेचारे इस उम्मीद में थे कि कभी ये गेम सबके लिए खुलेगा। पर उनके बड़े बड़े ज्ञानी दोस्त कह रहे थे कि इतना असली दिखने वाला गेम कभी पब्लिक के लिए नहीं आएगा, क्योंकि इतने बड़े डेटा को संभालने वाला सर्वर ही नहीं है। अरे उन पागलों को कौन समझाए कि ये कोई नकली गेम नहीं है, बल्कि एक असली दुनिया है। यहाँ किसी सर्वर की जरूरत नहीं है, यहाँ बस मेरी मर्जी चलती है। ये गेम वाकई बहुत हार्ड है, पर सिर्फ सो खिलाड़ी, ये तो खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी है। इन अजीबोगरीब नमूनों को देखकर तो यही लग रहा है कि ये काम किसी प्रोफेशनल के हाथ में होना चाहिए था। तभी बगल में खड़ा एक नेचर और एवोल्यूशन पढ़ने वाला स्टूडेंट जल भुन कर और पूरी जलन के साथ कहने लगा कि अगर मैं यहाँ होता तो पक्का कोई तगड़ी प्रोफेशनल स्पीशीज बना देता। आखिर काम तो किसी प्रोफेशनल से ही करवाना चाहिए। उसकी ये बात सुनते ही मेरे दिमाग की बत्ती ऐसे जली जैसे बिजली का बिल देखकर जलती है। एक पल के लिए तो मैं भी हैरान रह गया, पर उस लड़के की बात ने मेरे सोए हुए दिमाग को जगा दिया था। अब मुझे एकदम साफ समझ आ गया था कि मुझे आगे क्या करना है। वैसे तो मैं यहाँ इस छोरी के साथ उसका मन बहलाने और उसे थोड़ा घुमाने फिराने बाहर आया था,